यार डायरेक्ट सेलिंग तो स्कैम है, क्या ये लीगल है सर इंडिया में? सर लगभग जॉब के बराबर पैसा कमाने में कितना समय लगा? डायरेक्ट सेलिंग आसान काम नहीं। इन्वेस्टमेंट आपने कहा कि ज्यादा नहीं है, रफली लगभग क्या इन्वेस्टमेंट लगती होगी? ठीक है, अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो पैसे नहीं बन सकते। लोगों को जोड़ने का धंधा है, लोगों को पागल बनाना है। कि यार इतना सारा डुप्लीकेट माल बिक रहा है वे प्रोटीन के नाम पे। क्या स्किल्स चाहिए सर? बहुत सारे लोग जिस तरीके का शो ऑफ करते हैं, गाड़ी का, फॉरेन ट्रिप्स का। तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है। मेरा गोल है 1 करोड़ कमाने का। कुछ रेशो बता सकते हैं कितने परसेंट लोग सीरियस होते हैं जो आते हैं? ये देखो इस साल हमारी कंपनी ने लग्जरी कार अचीवर 125 क्रिएट किए। इस डायमंड की क्या रिलेवेंस है यहाँ पर? व्हाट इज दैट टाइम फ्रेम टू सी समवट सक्सेस? अभी हम लोग एक इवेंट करके आए, 150 रूम सारे बुक, पूरा रिजॉर्ट बुक हो गई ना, गेम चेंज। आप कभी स्टेज पर खड़े होकर के कहते हैं मेरे पास BMW है, मेरे पास पोर्श है? कई लोग तो नहीं कर पाते, सक्सेस ही नहीं कर पाते, और मुझे लगता है वही ज्यादा बदनाम भी करते हैं। क्या ये बिजनेस हाउसवाइफ्स के लिए बेटर है? ये प्रोडक्ट खाओगे जिंदगी में बीमारी नहीं होगे, इसके जैसी दुनिया में कोई काम ही नहीं है यार। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा यार ये आदमी मुझे गलत कंपनी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये इलेजिटिमेट है? किसी के पास कुछ नहीं है फालतू। नो गट्स नो ग्लोरी, फाइटर स्पिरिट में है तो आ जाओ, इससे बढ़िया बिजनेस नहीं मिलेगा। और लेडीज ना रिलेशनशिप बिल्डिंग में थोड़ी ज्यादा मास्टर होती है। कैसे आपने शुरुआत करी, किस पॉइंट पर आप इस इंडस्ट्री में आए? लोग जोड़े बिना दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, और ऐसे लोगों पे एक्शन होते हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ये अलाउड नहीं है। आप बिजनेस की बात नहीं कर रहे, आप शो ऑफ की बात कर रहे हैं। बड़ा यूनिक मॉडल है, अगर इसको ध्यान से समझ लो। दिमाग ये कहता है यार इससे बढ़िया चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती कुछ। थोड़ा सा मुझे बताइए किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं ये? तो सपोज मेरा कोई रेफर्ड कस्टमर परचेज करता है, सो दैट बिकम्स माय टीम मेंबर, क्या ये सही है? आज अगर आप काम बंद कर दें, आप कुछ ना करें, क्या फिर भी आप कमाते रहेंगे? अनिल सर, मैं इस बातचीत में सबसे पहले आपसे एक बात ये जानना चाहता हूं कि बड़े लोगों से ऐसा सुनता हूं, यार डायरेक्ट सेलिंग तो स्कैम है, ये तो स्कैम है। अब जब इसे बात करो कि यार डायरेक्ट सेलिंग दिस इज अ स्कैम, लेकिन ऑन द अदर साइड में आप जैसे लोगों से मिलता हूं जो रियल है, ऑथेंटिक है, सक्सेसफुल है। तो सर एक तरफ तो स्कैम की इमेज है और एक तरफ आप जैसे सक्सेसफुल लोग हैं, तो ये क्या ये स्कैम है, नहीं है? मुझे क्लैरिटी चाहिए आपसे। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा शुरू में ही जी। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ये कहा जाता है दैट दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड जी वर्ड जी इन दिस यूनिवर्स। समझ गए आप? ओके जी तो ये ऐसा क्यों है? जी कारण ये है कि दो तरह की डायरेक्ट सेलिंग है। जी एक को कहते हैं लेजिटिमेट हाँ जेन्युइन जी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और इसका मॉडल ऐसा है कि इसके मॉडल से अट्रैक्ट होके बहुत सारे लोगों ने इसके पैरेलल में अपने कुछ बिजनेसेस सेटअप किए विच वर नॉट जेन्युइन, विच वर नॉट लेजिटिमेट। उनके पीछे कोई प्रोडक्ट नहीं था, किसी की सेल नहीं होती थी, और वो मॉडल बना के मनी सर्कुलेट किया जाता था। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चलती रही। वो बहुत सारे लोग आए और ये भी बहुत सारे लोग हैं। अब ये जो लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें एक जेन्युइन प्रोडक्ट होता है जो वैल्यू फॉर मनी होता है, जो एंड कंज्यूमर जिसको यूज करता है, जो कस्टमर के लिए उसके पैसे की वर्थ होता है, और उसकी सेल पे, उसकी बिक्री पे पैसे कमाए जाते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा बिजनेस जिसमें पैसे सिर्फ प्रोडक्ट की सेल पे आए, रिक्रूटमेंट पे नहीं, टीम बनाने पे नहीं। जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, पैसे नहीं आएंगे जब तक बिक्री नहीं होती, और चाहे छोटी सी टीम हो और अगर बिक्री हो तो पैसे आएंगे। उसको कहते हैं लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग। और जहां पे सिर्फ पैसा घुमाया जाता है उसको इलेजिटिमेट कहते हैं। और इसीलिए गाइडलाइंस बनी है गवर्नमेंट की तरफ से, इसीलिए लॉ बन गया है जो ये बताता है कि क्या चीज लेजिटिमेट और क्या चीज स्कैम है। तो ये स्कैम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो जो लेजिटिमेट कंपनीज कर रही हैं वो स्कैम नहीं है। बिल्कुल स्कैम। तो सर मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, आप मुझे बताइए। सपोज मैं आई वांट टू गेट इनटू डायरेक्ट सेलिंग, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा यार ये आदमी मुझे गलत कंपनी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये इलेजिटिमेट है और ये लेजिटिमेट है? हाउ विल आई आइडेंटिफाई? बड़ा सिंपल फार्मूला है। सबसे पहली कंडीशन, स्पॉन्सरिंग पे या लोगों को लाने पे कोई पैसा नहीं बनना चाहिए। कि आप हो, आपने ज्वाइन किया और आप 100 बंदे ले आए और आपको पैसे मिल गए, वो नहीं होना चाहिए। नंबर 1, विच इज रॉन्ग। दूसरा,
एक टेंजिबल जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए, जो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, जो अगर डायरेक्ट सेलिंग ना भी हो तो भी बिके, जिसकी वर्थ हो। सिर्फ वो लोग नहीं खरीद रहे जो खाली इसमें मेंबर बन रहे हैं और वो खाली खरीदते जा रहे हैं, वो उसके कस्टमर होने चाहिए जेन्युइन। और अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है और उसकी बिक्री पे पैसे आ रहे हैं तो वो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग है। तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी डिमांड है, और क्या पैसे सिर्फ प्रोडक्ट की सेल पे आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो बिल्कुल जेन्युइन है। क्या ये लीगल है सर इंडिया में? 100% लीगल है, इसीलिए तो इतनी सारी कंपनीज प्रॉपरली काम कर रही हैं और पूरी मिनिस्ट्री उसको कंट्रोल करती है। और 100% जब हम लोग स्टार्ट हुए थे आज से 27 साल पहले, तो इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी। स्लोली करके गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई, बहुत सारी स्टेट्स ने उसको अपना लिया। तो अभी इसको हम कह सकते हैं 100% कि ये रेगुलेटेड है, गाइडलाइंस है, प्रॉपर है और 100% लीगल है। और इसको टीच भी किया जाता है यूनिवर्सिटीज में। जी अनिल सर, आपने 27 साल बोला, 27 साल पहले जब आप आए थे, 27 साल पहले मैं आपकी किताब में इसमें रेफर करा था अनशेकेबल में, जब मैं पढ़ रहा था तो ये सामने है कि आप एक वेल रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब में थे और उसके बाद आपने कुछ समय पार्ट टाइम किया, उसके बाद आप कंप्लीटली आप इसमें वेंचर आउट हो गए एंड इट्स बीन नाउ 26-27 इयर्स। तो मैं आपकी थोड़ा जर्नी जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने शुरुआत करी, किस पॉइंट पर आप इस इंडस्ट्री में आए, क्या हुआ, थोड़ा सा मैं आप जर्नी थोड़ी डिटेल में बताइए। मैं सिविल इंजीनियर हूँ जी और मैं गवर्नमेंट जॉब में था जी। जब मैं इस बिजनेस में आया। तो मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे को ले गए थे अच्छा। एक मीटिंग में, मैंने जाके समझा और मेरे को ठीक लगा। उस टाइम कोई इतना समझ में नहीं आया था एक्चुअली। आज मैं जब पीछे जाके देखता हूँ तो जो मेरे को समझ में आया था ये बिजनेस का, वो टोटली गलत था। तो मैंने किताब में भी लिखा है दैट आई कुड टेक ए राइट डिसीजन विद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी लेकिन हम लोग डिसीजन ठीक ले गए। तो मैं इस बिजनेस में आया और मैंने पार्ट टाइम इसको स्टार्ट किया था क्योंकि मेरी जॉब अच्छी थी। मैं उस टाइम पे पंजाब गवर्नमेंट में एक क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर था। ठीक है। तो मैं उस टाइम ये तो नहीं सोच सकता था कि जॉब को छोड़ के मैं ये बिजनेस करूं। मैंने जॉब के इसको स्टार्ट किया और 1 साल मैंने टोटली पार्ट टाइम किया। मैं जॉब भी करता था और ये बिजनेस भी करता था। लेकिन 1 साल के बाद जब मेरे को समझ में आ गया और मेरे को इस बिजनेस में इनिशियल सक्सेस मिली और पैसे आने शुरू हुए और जब मेरे को समझ में आ गया कि अब मैं इसमें बड़ा कर सकता हूँ, तो फिर मैंने जॉब से क्विट कर दिया और तब से फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। तो मेरे को 26 साल हो गए हैं जब मैंने इस बिजनेस के अलावा कुछ नहीं किया। और उसके पहला जो 1 साल था वो दोनों काम में इकट्ठे कर रहा था, जॉब में भी था और ये बिजनेस भी करता था पार्ट टाइम। सर, लगभग जॉब के बराबर पैसा कमाने में कितना समय लगा? जॉब के बराबर पैसा कमाने में मेरा थोड़ा बिजनेस फास्ट हुआ। एक्चुअली मेरे को बिल्कुल समय नहीं लगा। मैं इनिशियली शुरू करते ही जॉब के ज्यादा पैसे जॉब से कमाने लग गया था। तो अनिल सर, जैसे कई लोग तो नहीं कर पाते, सक्सेस ही नहीं कर पाते और मुझे लगता है वही ज्यादा बदनाम भी करते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्या अलग किया आपने या कोई क्या कर सकता है कि वो सक्सेस पा सके? एक्चुअली ये बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम है। तो ये इसका प्लस पॉइंट भी है और ये इसका नेगेटिव पॉइंट। प्लस पॉइंट तो ये है कि ज्यादा लोग कर सकते हैं। Correct. नेगेटिव ये है कि जब तक पैसे ना लगे बंदा सीरियस नहीं होता। ये बात सही है। तो बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में आते हैं वो ये सोचते हैं पैसा तो लगा नहीं है और फुल टाइम होता भी नहीं किसी का, वो कुछ और कर रहा होता है, अपने काम में फोकस्ड होता है और ये काम पार्ट टाइम उठा लेता है। अब उसके अंदर इतनी जील, इतना जैस नहीं आता है। एक मैं आपको बात शुरू में बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग आसान काम नहीं है। मैंने अपनी किताब में एक चीज लिखी है अनशेकेबल में, दैट दिस इज नॉट द इजीएस्ट थिंग व्हिच आई हैव डन इन माय लाइफ। ये सबसे आसान नहीं था, बट इट वाज टफ, बट इट वाज वेरी रिवॉर्डिंग, सो इट वाज वर्थ इट। तो ये है कि ये आसान नहीं है। पहली बात, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है उससे पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि अगर वो कोई बहुत आसान काम ढूंढ रहा है जिससे बहुत पैसे बन जाएंगे, तो ऐसा काम दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। जितना रिवार्डिंग काम होगा उतना मुश्किल भी होगा। ये तो और भी मुश्किल है। डायरेक्ट सेलिंग मुश्किल है बिकॉज लोगों को हैंडल करना पड़ता है। आप अपनी कंपनी के सीईओ बन जाते हो, एचआर भी आप हो, फाइनेंस हेड भी आप हो, मार्केटिंग हेड भी आप हो, सेल्स हेड भी आप हो, सब कुछ आपको करना है। वो वॉल्यूम क्रिएट करने हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्रिएट कर रही हैं।
करोड़ों में अगर वॉल्यूम आपकी टीम के नहीं होंगे तो आप लाखों में पैसा नहीं कमा सकते। लाखों में वॉल्यूम होंगे तो हजारों में पैसा आएगा, करोड़ों में वॉल्यूम होंगे तो लाखों में पैसा आएगा। तो इतने बड़े वॉल्यूम क्रिएट करना आसान नहीं है, लेकिन ये कमाल का है, कोई भी इसको कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस की नीड क्या है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो अगर वो मेहनत कर सकता है तो ये रिवॉर्ड उसको मिल सकते हैं। सर जैसे शॉर्ट में बताइए, सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, सपोज मैं आई अंडरस्टैंड दिस इज लेजिटिमेट, मुझे एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना है जो लेजिटिमेट हो, जो लोगों को जोड़ने पर पैसा ना दे रही हो, जो प्रोडक्ट सेलिंग पर दे रही हो। अब सपोज मैं जॉब में हूँ और आई एम नॉट हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम मेकिंग, अब मैं क्या करूं, मैं जुड़ गया। अच्छा, ये मेरा सवाल है यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट आपने कहा कि ज्यादा नहीं है, रफली लगभग क्या इन्वेस्टमेंट लगती होगी सर? इन्वेस्टमेंट एक्चुअली बहुत ही कम है जी। एक्चुअली क्या है कि शुरू में जब कोई बंदा इस तरह के बिजनेस में आता है, डायरेक्ट सेलिंग में, तो उसे एक कुछ प्रोडक्ट रेंज चाहिए। कितना? 10,000, 15,000, 20,000 इतने के प्रोडक्ट वो लेगा। ठीक है। उन प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करेगा जी। ताकि उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आ जाए कि प्रोडक्ट क्या है। ठीक है। उनकी ट्रेनिंग्स लेगा, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करेगा, कुछ कस्टमर्स को प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा, उनके फीडबैक आएंगे, तो उसे अपने माइंड में इनिशियली पहले प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस इकट्ठे करने हैं और एक्चुअली समझना है कि ये प्रोडक्ट क्या है और किसके लिए सूटेबल है और किस बंदे के काम आ सकते हैं। तो प्रोडक्ट से इस बिजनेस की शुरुआत होती है। 15-20 हज़ार रुपए, 10,000 रुपए इतने में इसको शुरू किया जा सकता है। उसके बाद आता है टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आती है ट्रेनिंग्स, एक्सपर्ट बनना, इस पे ग्रिप बनाना। ये बिजनेस ना दो तरह से चलता है, दो चप्पुओं से चलता है। दो चप्पू चलते हैं, एक किश्ती चलती है। अगर एक चप्पू चलता रहेगा तो यूं घूमती रहेगी, अगर इसको रोक दिया दूसरा चलता रहेगा तो यूं घूमती रहेगी। तो ये दो चप्पू क्या है? क्या है ये चप्पू जी? पहला चप्पू है प्रोडक्ट, जो बिकना चाहिए। अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो पैसे नहीं बन सकते। ठीक है। दूसरा चप्पू है टीम बिल्डिंग। अगर टीम नहीं बनी तो डायरेक्ट सेलिंग में पैसे नहीं बन सकते। मतलब आप खुद अकेले अगर प्रोडक्ट बेचने की कोशिश किए जा रहे हो तो शायद उतना पैसा ना कमा पाओ। एक्चुअली क्या है कि इस बिजनेस में मॉडल इसका ऐसा है, ना तो आपका शोरूम है, आपकी कोई दुकान है, ना आप कोई डोर टू डोर सेलिंग करवा रहे हो बंदे रख के, तो कर क्या रहे हो आप एक छोटा सा वॉल्यूम खुद क्रिएट करते हो जो आपकी पर्सनल कंजम्पशन है और आपके 10-15 आसपास के लोग, कस्टमर जो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, या जिसको आपने कोई मिल गया, आपको आपने बताया प्रोडक्ट, वो लेने लग गया, तो आप एक छोटा सा वॉल्यूम क्रिएट करते हो। कितना? 20,000, 25,000, 30,000 पर मंथ। इतना सा वॉल्यूम, अब 25-30,000 की सेल में क्या कमा लोगे? पर्सनल वॉल्यूम को बढ़ा के 10 लाख नहीं किया जा सकता डायरेक्ट सेलिंग में। ये कोई दुकान नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा कितना? 50,000 कर लोगे, 1 लाख कर लोगे, उसके आगे नहीं जा पाओगे। अब आपका जो, आप तो जॉब करते हो, आपने पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो आपका सपना क्या होगा कि जॉब से ज्यादा कमाऊं। करेक्ट। मैं जॉब में अच्छा सेटल था, मैं इधर क्यों आया? आई वॉन्टेड टू परस्यू एक्सलेंस। मैं चाहता था यार मैं कुछ जबरदस्त करूं, दूसरों से हटके करूं। मैं अपनी जॉब में अगर एक्सेलेंस परस्यू करता था, कोई फायदा नहीं होता था। गवर्नमेंट जॉब थी, प्रमोशन नहीं होती वहां पे आपका बॉस ही है। आपको पसंद है नहीं पसंद, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है कम इंटेलिजेंट, उससे मैटर नहीं करता, आपकी प्रमोशन टर्न से होगी। तो एक्सलेंस परस्यू करने का मजा नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। इसी तरह दूसरी जॉब में भी कोई ना कोई दिक्कत रहती है। यहाँ पर क्या है? ये एंटरप्रेन्योरशिप है। आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हो, कर लो जितना काम करना है, आप फ्री हो। आप इस बिजनेस में जितनी आपकी क्वालिटीज हैं, लीडरशिप स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, वो सारी लगाओगे, फिर कम पड़ेंगी। फिर किताबें पढ़ोगे, लोगों की एसोसिएशन में जाओगे, सेमिनार अटेंड करोगे और सीखोगे, अपनी लीडरशिप स्किल्स, सेलिंग स्किल्स को और उभारोगे, फिर कम पड़ जाएंगी। ऐसा जबरदस्त बिजनेस है, जितना कर लो उतना कम है, क्योंकि वॉल्यूम क्रिएट करने हैं बड़े वॉल्यूम क्रिएट हो गए तभी बड़ा पैसा आएगा। ये कोई स्कीम तो है नहीं, मेंबर बना दिए पैसे आ गए, तो काम करना पड़ेगा, वॉल्यूम क्रिएट करने पड़ेंगे। और आपके पास स्टाफ नहीं है, आपका कोई मार्केटिंग हेड नहीं है, आप सब कुछ हो, जो हो आप हो, आपका ऑफिस, आपकी किताबें, आपका दिमाग, आपका एक्शन, तो मुश्किल है। तो अगर कोई बंदा इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, मुश्किल काम और रिवॉर्डिंग करने को तैयार है, फाइटर स्पिरिट में है, तो आ जाओ, इससे बढ़िया बिजनेस नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये जरूरी है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट बेच करके पैसा नहीं कमा पाएंगे उतना जितना हम चाहते हैं। वी नीड टू एसोसिएट विद मोर पीपल। अब सर यहां पर मेरा एक डाउट बनता है, जनरली जो एक परसेप्शन क्रिएटेड है मार्केट में, लोगों को जोड़ना है
और इसी बात को लेकर के एक मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा क्रिएटेड है कि यार लोगों को जोड़ने का धंधा है, ये कोई धंधा थोड़ी है, ये तो लोगों को जोड़ना है, लोगों को पागल बनाना है, कुछ ऐसा एक हवा में मार्केट में है हवा इस बात की। इस पर आप क्या कहते हैं? नितिन जी, आप एक सिंपल बात बताओ, आपका इतना तजर्बा है, कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो अकेला कर सकता हो अपना बिजनेस? नहीं। नहीं ना, एक दुकानदार कर सकता है, हाँ। है ना। वो दुकानदार को हम बिजनेसमैन कहते भी नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, तो वहीं उसको रोज आना ही जाना। तो कोई भी बंदा जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको एक्सपैंड करता है, तो अपने एम्प्लॉयज को हायर करता है, अपने फ्रेंचाइज बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाता है, तो वो भी तो बंदे जोड़ता है। दुनिया में हर बंदा बंदे जोड़ता है। कहते हैं द नेटवर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल बिजनेसमैन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनेट टू हिज नेटवर्क। ट्रू। उसका नेटवर्थ उतना ही होता है जितना बड़ा उसका नेटवर्क होता है। आज जितने मर्जी बड़े बिलियनियर्स की बात कर लो, किसी का क्या ही नाम ले, सारे आप जानते हो, जितने बिलियनियर्स हैं उनके पास लोग ही तो जुड़े हुए हैं। आज अंबानी की बात कर लेते हैं, इंडिया में रिचेस्ट फैमिली है, तो कितने लोग जोड़े उन्होंने। हर गांव, हर मोहल्ला, हर कूचा, हर शहर में कोई ना कोई बंदा बैठ के उनका माल बेच रहा है। इतने बंदे जोड़ लिए कि आपके घर में भी कुछ बेच गए ऑलरेडी। चाहे तो आप उनका इंटरनेट यूज कर रहे हो, चाहे आप उनकी सब्जियां ले रहे हो, चाहे उनका कुछ भी ले रहे हो, लेकिन उन्होंने तो नहीं बेचा, उन्होंने अपने साथ लोग जोड़े। तो वो भी तो लोग जोड़ने का धंधा कर रहे हैं। लोग जोड़े बिना दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। और वो लोग जोड़ना जो है, वहां पर उसको कहते हैं एम्प्लॉय हायर करना, कभी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, कभी बोलते हैं जनरल मैनेजर बनाना, कभी बोलते हैं मैनेजर बनाना, तो कभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनाना। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि हर इंसान वो सब कुछ करता है, और हम भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अपने साथ बिजनेस में लोगों को जोड़ते हैं। ये लोगों को जोड़ना नहीं है, ये टीम बिल्डिंग है। हम टीम क्यों बनाते हैं? ताकि हम टीम को बना पाए, उनको टीच कर पाए, उनको लीड कर पाए, और अल्टीमेटली मिलके बहुत बड़े वॉल्यूम क्रिएट कर पाए। कोई भी बिजनेसमैन यही कर रहा है। कोई अकेला काम करके दिखाए मेरे को? कोई भी नहीं कर सकता, सभी जोड़ रहे हैं। जोड़ना ही तो दुनिया में सारा कुछ है। दुनिया सारी चलती नेटवर्क पे है। नेटवर्किंग से ही दुनिया चलती है। एक से दूसरा बंदा काम आता है और मिलके काम होता है। किसी को कोई कोलैबोरेशन कह देता है, कोई एम्प्लॉय कह देता है, और कोई जोड़ना कह देता है। बात हुई है, हम भी अपनी टीम को बनाते हैं, उनको बिल्ड करते हैं, उनको सिखाते हैं। मैं 27 साल से इस बिजनेस में हूँ, मैं इस बिजनेस में मास्टर हूं। यहां तक कि मैंने किताब लिख दी। मैं इस बिजनेस में सब कुछ जानता हूं, ये कैसे चलता है। जब कोई नया बंदा जुड़ता है, वो बिल्कुल रॉ होता है मेरे साथ, मैं उसको अपनी सारी नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन, सारी एक्सपर्टीज देने को तैयार हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ उसको मैं देने को तैयार हूं। वो तैयार है, मैं उसको सिखाऊंगा। सिखा के क्यों सिखाऊंगा? ताकि वो सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल का क्या मतलब है? ताकि वो वॉल्यूम जनरेट कर पाए, ताकि वो सेल्स जनरेट कर पाए, ताकि सेल से वो पैसे कमा पाए। जब वो सेल जनरेट होंगी तो मेरी भी सेल बढ़ेगी, मेरी सेल में भी जुड़ेगा। बड़ा यूनिक मॉडल है। अगर इसको ध्यान से समझ लो तो मतलब दिमाग ये कहता है यार, इससे बढ़िया चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती कोई। ऐसा अमेजिंग मॉडल है। अनिल सर, थोड़ा सा और इस बिजनेस को समझता हूँ, क्योंकि I want this podcast to act as a master class for people who want to get into direct selling. वेरी नाइस। तो जैसे आपने बताया कि 15-20 हजार के प्रोडक्ट इनिशियली एक इन्वेस्टमेंट है, विच इज क्वाइट फाइन। कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं लग रहा। 15-20 हजार पे हमने इन्वेस्ट किए, हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिले। थोड़ा सा मुझे बताइए किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं ये? हर कंपनी जो भी एग्जिस्ट कर रही है और स्टेबल है, उसके प्रोडक्ट्स क्वालिटी हैं, बिक रहे हैं। जी। आपको अपनी मर्जी के प्रोडक्ट लेने। सबसे बढ़िया चीज क्या है? जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है वो रिफंड गारंटी पे प्रोडक्ट देती हैं। ओके। क्या होता है? आपने प्रोडक्ट लिए, आपको लगा आपके काम के आपने गलत ले लिए, आप यूज नहीं कर पाओगे, आपसे सेल नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट वापस करो, पैसे वापस लो। पहली चीज। दूसरी चीज है, आपने ले लिए, आपने यूज किए, आपको अच्छे लगे, आपने रख लिए, कुछ आपने लोगों को रिकमेंड किए, वो बिक्री हो गई उसकी, और अब आपको लगा कि मेरे को और लेने चाहिए तो आप और ले लो। कोई कंडीशन नहीं है आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए। कहीं भी चांस नहीं है कि आपको कोई लॉस हो जाए। आपको 15-20 हजार कंपल्सरी नहीं है शुरू में लगाने। आप 5,000 रुपए लगा के थोड़े से प्रोडक्ट लेके भी शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो इवन 1,000-1,500 रुपए के 2-3 प्रोडक्ट लेके भी शुरू करते हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि शुरू में आपको इतने प्रोडक्ट लेने ही लेने हैं। वो ये लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ऐसा काम करती नहीं है। वो चाहती हैं कि या तो हमारे पास आए ऐसा बंदा जो हमारे प्रोडक्ट का लॉयल कस्टमर बने, या वो आए जो कस्टमर भी बने
और अपनी बड़ी बड़ी टीम्स भी बिल्ड कर पाए और लीडर बने हमारे बिजनेस में। दो ही तरह के लोग चाहते हैं, बाकी कोई नहीं चाहते। इसीलिए जो इस बिजनेस में कामयाब होता है वो टिके, जो फेल हो जाता है वो छोड़ जाए आराम से और क्विट कर जाए और उसका कोई लॉस ना हो। इस बिजनेस में लॉस का स्कोप नहीं है। सर ये किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं? जैसे कुछ ईटेबल्स हैं, वेरेबल्स हैं, डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, सोप्स हैं, शैम्पूज हैं, व्हाट आर सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स? मेरे बिजनेस में जो प्रोडक्ट है मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट रेंज बहुत वाइड है ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन मैक्सिमम हमारे बिजनेस में न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं। मेरे बिजनेस में 65% के करीब न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट बिकते हैं, जो कि फूड सप्लीमेंट्स हैं, जो हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी की एक नीड है जो पूरी नहीं हो रही। हमें प्रोटीन चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, सी चाहिए, बी चाहिए, वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही, तो उनको पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं, फूड सप्लीमेंट्स। तो हमारी जो कंपनी है वो एक हाई क्वालिटी फूड सप्लीमेंट बनाती है, जो हमारी पहली कैटेगरी है। उसके बाद आते हैं होम केयर प्रोडक्ट, जिसके अंदर आते हैं कपड़े धोने का, बर्तन धोने का प्रोडक्ट, नहाने के, इस तरह के पर्सनल केयर प्रोडक्ट, नॉर्मल यूज़ के प्रोडक्ट। जैसे हमारा एक बर्तन धोने का प्रोडक्ट है, वो फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट से बना है, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। कपड़े धोने का प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, बड़े जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। होम केयर हो गए, पर्सनल केयर हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कुकवेयर हो गए, बर्तन, ये एयर प्योरीफायर हो गया, इस तरह की वाइड रेंज है। हमारे बिजनेस में करीब 150 प्रोडक्ट बिकते हैं और नए नए प्रोडक्ट कंपनीज लॉन्च करती रहती हैं। लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बहुत सारा पैसा अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करती हैं। हमारी कंपनी ने इंडिया में 4 R&D लैब्स लगा रखी हैं, 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, जहाँ पे लगातार रिसर्च होती है कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कंप्लायंस के बारे में बात होती है, क्या गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, क्या चीज़ें हैं जिसमें हम कंप्लायंट रहेंगे, उस पे काम होता है। फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं कंपनीज के जो कि उनके रोल्स पर हैं, जो रेगुलर काम करते हैं। हमारी कंपनी में इंडिया में 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं, करीब 2000 से भी ज़्यादा, और फैक्ट्री हैं, प्लांट लगा हुआ है, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी की रहती है। उनका मेजर काम होता है जेन्युइन प्रोडक्ट लेके आना, जिसकी बिक्री हो, प्रोडक्ट्स को ब्रांड बनाना, धीरे धीरे करके बिल्ड करना, उनको ब्रांड बनाना, कंप्लायंस करना, पहुँचाना, लॉजिस्टिक्स, जगह जगह प्रोडक्ट को पहुंचाना, जबरदस्त वेबसाइट मेंटेन करना जहां पे सारा हमें बैकएंड हमारे पास हो, ये सारा कुछ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हमें क्या करना है, हम तो सीधा शुरू होते हैं मार्केट से, हमें तो करने हैं वॉल्यूम क्रिएट। जितनी बड़ी सेल्स क्रिएट करेंगे उतना बड़ा पैसा कमाएंगे। अगर सेल्स नहीं होती तो पैसा नहीं कमाएंगे, सिंपल काम है। अनिल सर, क्या ये प्रोडक्ट्स वैसे भी अवेलेबल होते हैं जैसे अमेजोन पे, या कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं ये, या सिर्फ ये इस डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ही अवेलेबल? जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में माल बेचती हैं, अपना सामान बेचती हैं, बिक्री करती हैं, वो अमेजोन पे या दुकानों पे सामान बेचना अलाउ नहीं करती हैं। बिकॉज अगर दोनों पैरेलल काम चलेंगे तो जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलर्स हैं वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि वहां से लोग ले लेंगे क्रिएट, मैंने किया कस्टमर, अभी मैंने आपको बताया प्रोडक्ट के बारे में, आपको समझ में आया और आप जाके कहीं और से ले लोगे, मेरी सेल कैसे होगी? तो ये इसमें वो अलाउड नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग जो शॉर्टकट मारना चाहते हैं तो वो ऐसा ट्राई करते हैं और कंपनीज कंट्रोल करती हैं उसको, रूल्स हैं प्रॉपर बने हुए, और ऐसे लोगों पे एक्शन होते हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ये अलाउड नहीं है। ओके, कंटिन्यूइंग विद माय पॉइंट कि जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, मैंने 15-20 हजार या व्हाटएवर 5-10-15 हजार के मैंने प्रोडक्ट्स लिए, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए और मुझे अच्छे लगे कि हाँ प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं। मैंने रेकमेंड किया अपने किसी नोन को कि अरे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आप एनी विच वेज आप ये प्रोडक्ट कहीं से परचेज कर रहे हो, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल। एनी विच वेज आप कहीं और से परचेज कर रहे हो तो आप कहीं और से इसको ट्राई करके देखो। बिल्कुल, हो सकता है सस्ते ही हो सकता है सेम कॉस्ट पर हो सकता है थोड़े महंगे हो, बट इफ यू बिलीव इन क्वालिटी तो आप लेकर के देखो। आपको भी नहीं पसंद आते वापस कर दो, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे यूज करो। तो सपोज मेरा कोई रेफर्ड कस्टमर या कोई नोन परचेज करता है, सो दैट बिकम्स माय टीम मेंबर, क्या ये सही है? जो आपका कस्टमर परचेज करता है उसमें आप 2-3 काम कर सकते हो। पहला, जो आपने अपने नंबर पे सामान खरीदा था वहां से उसको दे सकते हो, ठीक है, उसको अपनी कस्टमर रिसीट इशू कर सकते हो, ठीक है, आपने पर्सनली उसको दे दिया। दूसरा, आप उसको एज ए कस्टमर अपने साथ जोड़ सकते हो जी, वो अलग है, वो आपका कस्टमर बना रहेगा, उसको भी एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, वो डायरेक्टली कंपनी से सामान खरीद सकता है और जब वो खरीदेगा आपकी सेल में जुड़ता रहेगा, लेकिन वो अपनी आगे टीम नहीं बना सकता। तो एज ए कस्टमर जोड़ सकते हो। और फाइनली दूसरा जो मेन तरीका है, उसमें आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जो आप खुद वैसा ही उसको बना सकते हो। जब वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आएगा तो उसको थोड़ा अलग तरह से काम करना पड़ेगा, उसको वॉल्यूम्स क्रिएट करने होंगे। अगर वो एज ए कस्टमर आएगा
तो उसका सिंपल है, उसने अपना जब जरूरत है सामान खरीद लेगा, नहीं जरूरत नहीं खरीदेगा। तो बड़ा ओपन बिजनेस है। Okay. आप दोनों तरह से लोगों को जोड़ सकते तो वो या तो एज ए कस्टमर आएगा या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हो, आएगा। बस दो में से एक तरीका। और बिजनेस मेरे लिए पैसा कमाना और उसके लिए भी फ्यूचर में पैसा कमाना प्रॉफिटेबल तब है जब वो डिस्ट्रीब्यूटर की तरह आता है। हाँ। कि वो भी कुछ और लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सके। अपने वॉल्यूम क्रिएट करेगा Correct. मॉडल के हिसाब से। ये जो बिजनेस मॉडल है, एक बात समझ लो, ये एक बिजनेस मॉडल है जो आपको अलाउ करता है वॉल्यूम क्रिएट करने का इस मॉडल के हिसाब से। जी। और एक कस्टमर है, कस्टमर को कंपनी क्या है, डिस्काउंट पे सामान देती है, उसका कस्टमर आईडी क्रिएट हो गया, जब उसको जरूरत है उसको सामान मिल जाएगा, उसको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके घर में डिलीवरी हो जाएगी। उसको इतना फायदा हो गया कि उसको ये पता है कि मैंने दुकान से नहीं खरीदा, डायरेक्टली कंपनी से खरीदा है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जैसे हमारे बिजनेस में वे प्रोटीन है, मार्केट में वे प्रोटीन मिलते हैं, जिम्स पे मिलते हैं, दुकानों पे मिलते हैं। अब आप गूगल में जाके सिंपल सर्च करोगे कि इंडिया में कितने परसेंट वे प्रोटीन डुप्लीकेट मिल रहा है, तो वो आपको 1% देगा, विच इज वेरी हाई, वेरी हाई, कि यार इतना सारा डुप्लीकेट माल बिक रहा है वे प्रोटीन के नाम पे। तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि मैं जेन्युइन ले रहा हूं? आप दुकान से लोगे, जिम से लोगे, वो कहां से लाया आपको पता नहीं है। यहां पर अगर आप एज ए कस्टमर जुड़ जाते हो, आप ऑर्डर लगाते हो, आपको कंपनी का इनवॉइस आएगा, डायरेक्ट कंपनी के वेयर हाउस से सामान आएगा, डुप्लीकेट का चांस नहीं है। आपको अगर पसंद नहीं आया वापस कर सकते हो, खुला हुआ सामान। आपको 30% यूज सामान, आपने वे प्रोटीन लिया, खोल लिया, 25% यूज कर चुके, आपने कहा मेरे को नहीं पसंद आया, अब वापस कर दो, पैसे 100% वापस ले लो, वो जो खाली है उसके भी पैसे वापस हो गए, जीएसटी कट जाएगा आपका, ठीक है। अब ये कस्टमर को फायदा होता है, उसको जेन्युइन प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर मिल रहा है, तो ये कस्टमर को फायदा हो गया। अगर कोई एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आया, जैसे मैं आया था, अब डिस्ट्रीब्यूटर को ये पता है कि मैं बिजनेस कर सकता हूं, अपने साथ कस्टमर भी जोड़ सकता हूं, अपना सामान भी बेच सकता हूं, और अपने साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी जोड़ सकता हूं, अपनी टीम को एक्सपैंड भी कर सकता हूं। डिस्ट्रीब्यूटर तभी पैसा कमाएगा अगर वो बड़े वॉल्यूम क्रिएट करेगा और बड़ी टीम को लीड करेगा। कस्टमर को फायदा तो होगा ही होगा सामान खरीदने का। क्या स्किल्स चाहिए सर? क्या आपके जैसा बढ़िया स्पीकर, कन्विंसिंग स्पीकर और एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होना जरूरी है? क्योंकि मैं अक्सर, जैसे हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, जो लोग थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हैं, एक चीज मैं कॉमन नोटिस करता हूं, देयर वेरी गुड स्पीकर्स और देयर पर्सनालिटी इज वेरी मैग्नेटिक। तो क्या ऐसे ही लोग सक्सेस पा सकते हैं, या आम आदमी जो बहुत अच्छा स्पीकर नहीं है, बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी नहीं रखता, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप है, क्या वो भी सक्सेस पा सकते हैं? मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैं इस तरह नहीं बोलता था, ठीक है ये सबसे पहली बात है। जी, मेरी वाइफ जो कि मेरी इक्वल पार्टनर है, ओके, वो जब पहली बार उसको स्टेज पे बुलाया गया तो पहले तो वो जाने से मना कर दी उसने। फिर हमारे जो सीनियर अपलाइन है यूएस में है अभी, तो उन्होंने बड़ा समझाया कि बस जाओ, खाली नाम बोल गए ना, तो वो स्टेज पे गई, अपना नाम भूल गई माइक के पास सामने आते ही। तो बड़े ऑर्डिनरी लोग आते हैं। मैंने अपनी किताब में एक लाइन लिखी है, यू डोंट नीड टू बी ग्रेट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, यू नीड टू स्टार्ट दिस बिजनेस टू बी ग्रेट। आप इस बिजनेस में ग्रूम होते हो। ये बिजनेस एक पाठशाला की तरह है, ये एक डिस्गाइज्ड है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, लेकिन ये एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसमें एक स्टेज है जो आपको शुरू में मिलने लग जाती है, छोटे छोटे लेवल आप अचीव करते हो, आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, आपका नाम पूछा जाता है, आपकी ऑक्यूपेशन पूछी जाती है, आपकी स्टोरी सुनी जाती है, आपने क्या किया पूछा जाता है। और बड़े ऑर्डिनरी लोग, हाउसवाइफ्स, मेरे बिजनेस में एक साइकिल मैकेनिक है जो कि बहुत ही सीनियर लेवल पर है, और इस तरह की हाउसवाइफ्स, ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। अब जब आप उनको सुनते हो तो आपको लगता है ये तो बड़ा कैरिज्मेटिक बंदा है यार, ये तो बड़ा कमाल का स्पीकर है। पर आपने उसको तब नहीं देखा जब वो ज्वाइन किया था, तब वो कुछ नहीं था। अभी आप मेरे को देख रहे हो, ये तो एक प्रोडक्ट है, ये तो बन के आ गया। तब नहीं देखा ना आपने, जब हमने शुरू किया था तब तो हम ये नहीं करते थे। ठीक बात है, ये 27 साल बाद का प्रोडक्ट। और तो बाद अभी तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, स्टेज पे रहते हैं हमेशा। इस बिजनेस में स्टेज बहुत बहुत अवेलेबल है, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, लोग ही लोग हैं, स्टेज है, बात करते हो, माइक हाथ में रहता है, तो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है, ग्रूम हो जाते हो आप, शुरू में नहीं होते हो। तो यहाँ पे सारे के सारे आपको अच्छे स्पीकर दिखेंगे, लेकिन वो थे नहीं, वो यही बने हैं। तो इस बिजनेस में कई लोग तो कहते हैं, अपने बच्चों को इसलिए भी डाल देते हैं कि यार ठीक है यार, तू बढ़िया इंसान बन जाएगा, कमाल हो जाएगी, चल बाकी देखा जाएगा, जो होगा बाकी तो होगा ही जो होगा। तो क्या ये इसमें क्या बुराई है?
हाँ, कोई बुराई नहीं है। इसमें क्या बुराई है? अगर कोई बुराई नहीं। मैं आई वांट टू ग्रूम माय पर्सनालिटी, डेवलप माय पर्सनालिटी, तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। क्या इन्वेस्टमेंट है? वही 5-10-15 हजार की इन्वेस्टमेंट है। कुछ नहीं, और आप आओ इसके अंदर और कोई भी बंदा इसमें ग्रूम होगा, ये गारंटीड है। और हर बंदा इसमें निखर जाता है। हमारी मीटिंग्स चलती हैं, मैं तो लोगों को सुनता हूँ, और इतने अच्छे अच्छे स्पीकर, मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है यार हमारे से बढ़िया तो हमारी टीम में है लोग। तो मैं उनको देख कर, यार इतनी नॉलेज कहाँ से लाए हो भाई तुम। मैं कई बार सेशन अटेंड करता हूँ, इतनी नॉलेज, मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है। बहुत बार इतनी नॉलेज न्यूट्रिशन की, इतनी नॉलेज स्पीकिंग की, इतना बड़ा विजन, इतना कुछ लेके लोग आते हैं, तो डेवलप होते हैं इसके अंदर। प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा। सर जैसे मैंने एक पूछा आपसे कि स्पीकिंग स्किल्स, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी, यहां तक तो बात सही है, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे लोग उस मुकाम पर पहुंचने के बाद जिस तरीके का शो ऑफ करते हैं, देखिए इससे हम छुटला नहीं सकते कि, और आज का जो कंज्यूमर है, आज का जो इंसान है, आज के सोशल मीडिया की एज में वो बड़ा क्लियरली देख पाता है कि यार ये दिस इज ए प्योर शो ऑफ। जैसे लोग अपनी मर्सिडीज का, अपनी गाड़ी का, फॉरेन ट्रिप्स का, करोड़ों का, एक स्टेज पर खड़े होकर के एक ऐसा वो एक दिखाते हैं कि मतलब मैं क्या हूं। आप सोच रहे मैं क्या हूं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस पर आपकी क्या राय है? ये कहां इस बिजनेस में फिट इन होता है कि वंस यू अचीव समथिंग यू स्टार्ट शोइंग ऑफ एंड यू स्टार्ट मेकिंग अदर पीपल फील मिजरेबल और क्या ये एथिकल है? मतलब इसमें कई सारे मेरे सवाल जुड़े कि क्या ये एथिकल भी है कि आप ऐसे करके आप लोगों को दिखा रहे, आप बिजनेस की बात नहीं कर रहे, आप शो ऑफ की बात कर रहे हैं। इस पर सर आपके व्यूज जानना चाहता हूं। दो चीजें हैं। पहली चीज, पूरी किताब लिखी, इस पूरी बुक में अनशेकेबल में मैंने कहीं भी ये नहीं बात की कि मैंने इस बिजनेस से क्या पाया, क्यों जी। मैंने इस बिजनेस में बात की कि इस बिजनेस के थ्रू मैं क्या बना, मैं क्या बन गया इस बिजनेस के। क्योंकि अगर आप एक जबरदस्त इंसान बन जाते हो तो सक्सेस तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। मॉडल जबरदस्त है। तो ये जो शो ऑफ है, उसके बारे में मेरी दो बातें हैं, दो व्यू हैं। पहला व्यू तो ये है कि देखो, हर बंदा कोई भी काम जब करता है तो उसको इंस्पिरेशन चाहिए। अब इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? मान लो किसी बंदे ने डिसाइड किया कि मैं आईएएस बनूंगा और आईएएस की तैयारी करूंगा, आईएएस के एग्जाम दूंगा, तो उसने क्या देख के किया? उसने जो आईएएस स्ट्रेस से जाते हैं उसको देख के नहीं किया, जितना प्रेशर उनके पास है उसको देखने की नहीं किया। उसने क्या देखा? रेड लाइट, ठीक है, रेड लाइट कार देखी, और उनके बड़े बड़े बंगलो देखे, और उनके पीछे जो आते हैं कमांडो वो देखे, रुतबा देखा, रुतबा देखा, उनको देख के उसने आईएएस की तैयारी की। अब इसमें क्या बुरा है? बुरा कुछ नहीं है, पर क्या हर बंदा आईएएस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो क्या अब लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि यार इतना शो ऑफ करते हैं, इतनी लाल बत्तियां दिखाते हैं, इतने कमांडो दिखाते हैं, हमारे को इंस्पायर कर दिया, हम लगे रहे 4 साल लगे रहे, मिला कुछ नहीं। कितने लोग आईएएस कर पाते हैं? लेकिन उसमें नेगेटिव इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो मॉडल थोड़ा अलग है। उसने खुद डिसाइड किया, आईएएस की तैयारी की, फेल हो गया, तो ओनस अपने पे ले लेता है। अब हमारे बिजनेस में क्या है, इसी तरह कुछ रुतबा देख के आते हैं, कोई स्टाइल देख के आते हैं। कोई भी बंदा कोई बिजनेस भी स्टार्ट करेगा, चलो हमने आईएएस की बात की, कोई बंदा बिजनेस भी स्टार्ट करेगा, कोई किसी को देख के करेगा, किसी से इंस्पायर होगा। वो जिससे इंस्पायर होगा उसका क्या देखेगा? उसका मॉडल तो नहीं देखेगा, उसका रिजल्ट देखेगा, उसको क्या रिवॉर्ड मिले। तो रिवॉर्ड देखना कोई बुरी चीज नहीं है। रिवॉर्ड इंस्पायर करते हैं, अगर वो इंस्पायर करें, अगर कोई पा सकता हो तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन हम हमेशा रिवॉर्ड की बात क्यों नहीं करते? मैं अपनी स्टेज से क्यों नहीं करता बात? क्योंकि रिवॉर्ड से पहले ये पता होना चाहिए कि जिसने वो रिवॉर्ड पाए उसने काम क्या किया है। अगर तुम वो काम ही नहीं कर सकते तो रिवॉर्ड तक ऐसे दिमाग खराब करने का फायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने अपनी बुक में अनशेकेबल में सबसे पहले ये लिखा है कि ये काम करने होंगे और ये रिजल्ट लाने होंगे। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि आप आ गए जॉब में और आपको 50,000 रुपये 1 लाख रुपए सैलरी मिलने लगी। यहाँ पर तो काम करना होगा और रिजल्ट चाहिए, सेल्स चाहिए, सेल्स, हार्डकोर सेल्स, बिक्री होनी चाहिए, वॉल्यूम होनी चाहिए, तभी पैसा कमाओगे। आप अपना बिजनेस करते हो, आपके बिजनेस में वॉल्यूम ना हो, लोग रोज आए और यहाँ पे रोज बढ़िया काम करें, कैन नॉट सर्वाइव। पर अगर आपका रेवेन्यू नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं हो सकता, बंद हो जाएगा ना। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब कोई काम करता है तो उसका एक ही फोकस होना चाहिए, रेवेन्यू नहीं होगा तो फेल हो जाऊंगा। रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, सेल्स जनरेट करनी होगी, तभी काम होगा। गाड़ियां देखने से क्या होगा? मर्सिडीज देखने से क्या होगा? अरे सेल्स जनरेट नहीं होगी, मर्सिडीज कहां से आएगी? आपको पहले ये समझना पड़ेगा। बोले, और हाँ एक बात पक्की है, मॉडल जबरदस्त है। अगर आप इस मॉडल को समझ लो और वो कर सको जो करना है,
तो जितने पैसे इसमें कहा जाता है उतने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मॉडल क्लियर आप तो कागज पे बना सकते हो। मैं लोगों को कहता हूँ पेपर खोलो और ये बना लो कि तुम्हारी ये 1 2 3 4 5 ऑर्गेनाइजेशन बनी और उसमें कितने लोग हैं वो मत लिखो, और उन्होंने इतनी सेल करी, अब तुम्हारी इनकम कितनी होगी लाओ कैलकुलेट करते हैं, ये लो पकड़ो कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन में हम मास्टर हैं। मैं तो पहले भी मैथ्स, मेरे फादर मैथ्स टीचर थे, तो हम तो कैलकुलेशन में, मेरे तो कहा जाता है बिजनेस मॉडल का मास्टर है अनिल नारंग। उनसे समझ लो कि पैसे कैसे, तो मैं लोगों को बताता हूँ ये सेल्स होंगी तो इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे, ये सेल्स होंगी तो, अगर नहीं सेल होगी तो कुछ नहीं आएगा, तो गाड़ियां कहां से आ जाएंगी? तो गाड़ियां दिखाना हमारे बिजनेस में कोई बढ़िया चीज नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि उसको दिखाने की जरूरत क्या है? इफ यू हैव टू शो यू आर रिच, यू आर नॉट, वो तो वैसे ही गलत है। आपकी पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक होनी चाहिए। पैसा दिखाने से क्या है? पैसा दुनिया कहीं से भी कमा लेगी अगर कमाना होगा। आपकी पर्सनैलिटी में दिखना चाहिए कि ये इंसान कैसा है, ये अपनी टीम की केयर करता है, ये अपनी टीम को लीड करता है, प्रॉपर्ली टीच करता है उनको, ये इसके साथ आके हमें कुछ फायदा होगा, हम सीख पाएंगे और क्या हम भी बिजनेस डेवलप कर पाएंगे। बिजनेस डेवलपमेंट इज द एंड गोल। बिजनेस डेवलपमेंट विच क्रिएट्स रेवेन्यूज, वॉल्यूम, सेल्स, तभी पैसा है। अनिल सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप कभी स्टेज पर खड़े होकर के कहते हैं मेरे पास BMW है, मेरे पास पोर्श है, मैं रोज फॉरेन ट्रिप लगाता हूँ, क्या ऐसा इस चीज का सहारा आप लेते हैं? वेरी ब्लंट क्वेश्चन। वेरी सिंपल, मैं जनरली इन चीजों को अवॉइड करता हूँ जी। टोटली। मेरे मुंह से डायरेक्टली कभी नहीं निकलेगा कि हमने क्या पाया, लेकिन ये हमेशा हम बोलेंगे हम क्या बने और हमने कितने लोग सक्सेस क्रिएट की, क्योंकि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेस क्रिएट करनी पड़ती है। शायद ये ज्यादा सही तरीका है सर। हाँ, इस बिजनेस को बताने का बिल्कुल। अगर आप नीचे सक्सेस नहीं क्रिएट कर पाओगे, आपके टीम में अगर बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग नहीं होंगे, आज अगर मैं आपको पूछूं, हमने एक बार पहले अंबानी का नाम ले लिया, तो अंबानी पर्सनली ज्यादा से ज्यादा 20 बंदे उनको डायरेक्टली रिपोर्ट करते होंगे। ठीक है। जो लोग उनको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं वो भी करोड़ों में कमा रहे हैं। करेक्ट। सो आपके जो फ्रंट लाइंस है वो कितना कमा रहे हैं, ये क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग में, कि आपने कितनी सक्सेस क्रिएट की, आपके लोगों ने क्या कमाया, वो कितने कामयाब हुए, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल होंगे तभी आप सक्सेसफुल होगे। इस बिजनेस में बड़ा अमेजिंग है, एक टीचर है वो पढ़ाता है बच्चों को, लेकिन मान लो वो टीचर कहे कि मैं फीस नहीं लूंगा आपसे, लेकिन अगर आप कामयाब हो जाओगे फिर सारी जिंदगी मेरे को देते रहना, पर ये होगा नहीं कभी भी, क्योंकि ऐसा मॉडल में नहीं है। हमारे मॉडल में यही है कि तुम आ जाओ, मैं आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराता हूं, अगर आप फेल हो गए, नहीं कमा पाए, हम दोनों ही फेल हो जाएंगे, ना आप कमाओगे ना आपसे मैं कमाऊंगा। अगर आप कामयाब हो गए तो आप भी सारी जिंदगी कमाओगे इस बिजनेस से और मैं सारी जिंदगी कमाऊंगा, हम दोनों के बिजनेस से। तो ये बड़ा अमेजिंग काम है। सक्सेस क्रिएट करके ही आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते। सर सपोज मेरा गोल है 1 करोड़ कमाने का, मैं आपसे सीधा एक सवाल जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है, आई एम श्योर आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्होंने करोड़ों कमाए होंगे, कुछ रेशो बता सकते हैं? 1 in 100, 1 in 1000, 1 in 10,000, कुछ ऐसा? मैं एक रियलिस्टिक पिक्चर ऑडियंस को देना चाहता हूं। मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीज बताता हूं। एवरेज ना 2 तरह की होती है हमारे बिजनेस में। अगर आप ये बोलो कितने लोगों ने ट्राई किया, उसमें से कितने लोग कामयाब हो गए, कितने लोग आ गए इस बिजनेस में, उसमें से कितने कामयाब हो गए, ये बड़ी एक फेक फिगर होगी। पता है क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में एंट्री इतनी आसान है कि लोग आ जाते हैं, करते कुछ नहीं। अब बात करो जिन्होंने ढंग से इसको किया, उसमें से कितने कामयाब हो गए। तो हम ये कहते हैं कि हमारा बिजनेस 100% प्रेडिक्टेबल बिजनेस है। 100% प्रेडिक्टेबल बिजनेस क्यों है? क्योंकि इसका मॉडल क्लियर है। किसी बंदे ने 1 लाख रुपए महीना कमाना है, एक गोल रखा उसने, तो उसको क्लियर है कि उसको कम से कम 10 गुना 10 लाख रुपए महीने की सेल करनी पड़ेगी। यानी 1 लाख कमाने के लिए 10 लाख की सेल करनी पड़ेगी। 10 लाख की सेल कैसे क्रिएट होगी? आप चाहे 2.5 लाख वाले 4 टीम क्रिएट कर लो, 2-2 लाख वाले 5 टीम क्रिएट कर लो, 1-1 लाख वाले 10 टीम क्रिएट कर लो। जितनी ज्यादा टीम क्रिएट करोगे, सेम सेल पे आप ज्यादा पैसा कमाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 10 लाख की सेल होती है 4 टीमों से, तो आप एक एक्स अमाउंट कमाओगे। अगर वही 10 लाख की सेल होती है 10 टीमों से, आप ज्यादा कमाओगे। जितनी ज्यादा टीम्स होंगी उतना ज्यादा कमाओगे, क्योंकि वो और ज्यादा लोग हैं और ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस हैं। तो एक 100% प्रेडिक्टेबल चीज है। जैसे एक दुकानदार है, उसने दुकान खोली, आप बोलोगे फेल होगा कामयाब, मैं कहूंगा यार 3-4 लाख रुपए महीने की सेल होने लग जाए तो चलता रहेगा और फिर बढ़ाएगा। आप बोलोगे कि मैंने स्कूल खोला, कितने स्कूल कामयाब हो गए, कितने फेल होंगे, मैं आपको बोलूंगा यार अगर बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए तो कामयाब हो जाएगा, नहीं आएंगे तो फेल हो जाएगा।
तो उसमें परसेंटेज की बात नहीं है। आप बोलो कितने परसेंट स्कूल कामयाब होते हैं, कितने परसेंट रेस्टोरेंट कामयाब होते हैं। अब डाटा तो गूगल दे देगा यार, 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। गूगल कहता है कि 90% लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि यार ऐसे कैसे हो गया कि फेल हो जाते हैं, उन्होंने किया नहीं काम, राइट काम नहीं किया। मैं कहता हूँ हमारे बिजनेस में आओ, मॉडल को समझो, आप उसका एंड गोल समझ लो कि ये करके ये आएगा, वो क्रिएट करना है आपको। आप समझो इस बिजनेस में नए लोगों को लाना होगा, उनको टीच करना होगा, उनको सिखाना होगा और धीरे धीरे बिल्ड करना होगा। रेशियो कुछ नहीं है, 100% प्रिडिक्टेबिलिटी है। कोई भी बंदा जो हमारे बिजनेस में ढंग से काम करता है उसके फेल होने के चांस है नहीं। मैं क्वेश्चन को रिफ्रेम करता हूँ फिर। बताइए। आप मुझे बताइए कि कितने परसेंट लोग सीरियस होते हैं जो आते हैं, ऐसा कर लेते हैं इसको। हाँ। कि सपोज 100 लोगों ने ज्वाइन किया, आपके एक्सपीरियंस में, यू हैव वास्ट एक्सपीरियंस, कितने परसेंट आपको लगता है इतने परसेंट लोग ना सीरियस होते हैं और वाकई कुछ करेंगे, और बाकी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फ्लैशी स्टफ वो आ गए हैं, दे आर नॉट सीरियस, दे आर नॉन हार्ड वर्किंग, तो वो इवेंचुअली वो फेल ही होने वाले हैं। तो वो कितना परसेंट सीरियस लोग आते हैं? जनरली अगर आप परसेंटेज पूछो तो 80-20 रूल, जिसको परेटो प्रिंसिपल कहते हैं, जो मैनेजमेंट में पहले दिन पढ़ाया जाता है, वो हर जगह लागू होता है। 80-20 रूल क्या कहता है? 80-20 रूल ये कहता है दैट 80% ऑफ पीपल विल क्रिएट 20% ऑफ द वॉल्यूम एंड मेक 20% मनी। यानी कि 80% लोग किसी भी इंडस्ट्री में 20% ही पैसा कमाते हैं और 20% लोग 80% गप कर जाते हैं। तो वो हमारे बिजनेस में भी 100% ट्रू है, 80-20 रूल अप्लाई होगा। लेकिन हमारे बिजनेस में एक वेरिएशन है, कौन ला रहा है, कैसे ला रहा है, उस पे रेशो बहुत वेरी करती है। जैसे मैंने किसी को स्पॉन्सर किया, मैंने उसको ढंग से बिजनेस मॉडल बता के, ढंग से सारी बात बता के, ये बिजनेस आसान नहीं है, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, अपफ्रंट सारा कुछ बता के स्पॉन्सर किया, मेरी रेशो बेटर हो जाएगी। एक बंदे ने क्या किया, गाड़ियां दिखाई, ये देखो इस साल हमारी कंपनी ने लग्जरी कार अचीवर 125 क्रिएट किए, 125 लग्जरी कार देख के लोग आ गए। अब फेलियर रेट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो क्या देख के आए थे, कारें देख के आए थे, लेकिन वो ये देख के नहीं आए सामान क्या था, बेचना किसने है, कहां तक पहुंचना है। बहुत सारी कंपनियां तो लोन पे लोगों को कार दिला के, कारें दिखा लाइन में लगा के। हमने आज तक अपने अचीवर्स को ये नहीं बोला बाहर कारें लाइन अप कर लो, कारें दिखाओ, कोई कारें नहीं दिखाता। किस लिए कारें दिखानी है? वो कार दिखाने पहले काम दिखा दो, पहले काम दिखाओगे पहले कार दिखाओगे, पहले काम तो बता दो क्या है। क्योंकि अगर काम समझ में आ गया, अब आईएएस की तैयारी करनी, उसको बताओ भैया पहले प्रीलिम होगा, फिर फाइनल होगा, फिर इंटरव्यू होगी, पास करने पड़ेंगे, फिर बनोगे। काली बत्तियां घूं घूं देख के मत आ जाओ यहाँ पे। अरे समझ लो, पहले काम समझो फिर देखो क्या है। तो रेशो 80-20 रूल तो अप्लाई हो ही जाता है हर जगह, वो कहीं भी अप्लाई होगा। वो चाहे रिक्शा वाला है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो बुक पब्लिशिंग के बिजनेस में 80-20 तो रहेगा, वो 100% रहेगा। लेकिन फिर भी इस रेशो को बेटर करना चाहिए। बेटर करने का तरीका है, लीडर्स को फेक नहीं बताना चाहिए, जन काम पहले बताओ, उसको बताओ ये करना होगा, ये रिजल्ट लाने होंगे, फिर आपकी रेशो खराब नहीं होगी। मैं कहता हूं आप लोगों को अगर फेक भर्ती करोगे, गलत कुछ दिखा के, बड़ी बड़ी चीजें दिखा के, तो काम खराब होगा, आपको नुकसान होगा। अन्य सर, कुछ सक्सेस स्टोरीज सुनना चाहूंगा आपसे। आप इतने नेटवर्क है आपका, इतने लोग हैं, इतनी बड़ी टीम है आपकी, कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज आप बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब सिंपल रैग टू रिचेस टाइप कोई स्टोरीज आप हैं बता सकते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने वाकई बहुत अच्छा किया डायरेक्ट सेलिंग में। ये तो बहुत कमाल की चीज है जी। कई 100 हजारों स्टोरीज पूरी दुनिया में जी, पूरे वर्ल्ड में जी, जहां पे ऑर्डिनरी लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाई है। ऑर्डिनरी लोग, बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाई उन्होंने। मैं इंडिया में और इंडिया से बाहर भी बहुत सारे सेमिनार्स करता हूँ। जब मैं कहीं भी जाता हूँ, सेमिनार्स करता हूँ, तो मेरा एक ही गोल रहता है कि मैं वहाँ से कुछ सीख के आ जाऊँ। मैं आपको कुछ स्टोरीज बता सकता हूँ। मैंने जस्ट कोविड से पहले एक सेमिनार किया उलियानॉस्क, एक जगह है रशिया में। तो उलियानॉस्क में कोविड ब्रेकडाउन हुआ ना जिस दिन, उस दिन हम वहाँ से वापस ट्रेवल कर रहे थे और यहाँ पे चेकिंग स्टार्ट हो गई थी। वो हमारा लास्ट इंटरनेशनल सेमिनार था, उसके बाद हमने कोई नहीं किया अभी। तो वहाँ पे जो मैं जिस कपल के लिए गया था, जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया था, उनकी सारी टीम थी। वो कपल वहाँ बहुत सक्सेसफुल था, उसकी पूरी टीम थी वहाँ, पूरी की पूरी टीम उन्हीं की थी। उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया, उनके लिए बोलने गया। वो एक इलेक्ट्रीशियन थे, सिंपल इलेक्ट्रीशियन थे, और वहाँ से वो इतना बड़ा बिजनेस डेवलप किया। इंडिया में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। साइकिल मैकेनिक है, एक बस कंडक्टर हैं जो मलेशिया में बस कंडक्टर थे, इंडिया में और मलेशिया में बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया। इसी तरह एक इलेक्ट्रीशियन है,
जिन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ पे ऑर्डिनरी लोगों ने बहुत बड़े बिजनेस किए, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे थे, आईआईटी पास आउट्स जो यूएस में जॉब कर रहे थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे थे, वेल सेटल थे, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में जॉब कर रहे थे। उन्होंने इस बिजनेस के ग्लैमर को देखा, उनको लगा यार इस बिजनेस मॉडल के अंदर अपनी लाइफ को चेंज किया जा सकता है। बड़े बड़े लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी हाई पेइंग जॉब छोड़ के इस बिजनेस को किया और इस बिजनेस में कामयाब हुए। तो यहाँ दोनों तरह के लोग हैं, सक्सेसफुल लोगों ने भी इस बिजनेस को किया, ऑर्डिनरी लोगों ने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए इस बिजनेस में करके। लेकिन ये बिजनेस एक इक्वलाइजर है। दिस बिजनेस इज लाइक स्पोर्ट्स। जैसे रेस भागनी है, किसी के पास कुछ नहीं है फालतू, हर एक को एक किट मिलेगी और उसके अंदर कोई बंदा नहीं आएगा, हर बंदा अकेला स्टार्ट करता है। हमारे बिजनेस को ऐसे दिखाया जाता है ना, जो स्केच बना के, तो अकेला होता है पहले वो, और उसका वॉल्यूम 0 होता है, उसकी टीम में कोई नहीं होता, उसको टीम बिल्ड करनी पड़ती है और वॉल्यूम जनरेट करने पड़ते हैं, तभी ये बिजनेस होता है। इक्वलाइजर है, एक ऑर्डिनरी आदमी एक बड़े हाई स्किल्ड बंदे से ज्यादा रिजल्ट ला सकता है। डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी इसको सीख लेता है, कितनी जल्दी पीपल स्किल्स एक्वायर करता है, कितनी जल्दी आस्किंग क्वेश्चंस, एग्रीइंग विद पीपल, आर्ट ऑफ प्रमोशंस, इस तरह की चीजें सीखता है जो सारी मैंने आउटलाइन करी अनशेकेबल में। वो सारी चीजों को सीख के बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकता है। आपकी बैकग्राउंड मैटर नहीं करती, आप किस कास्ट से आते हो मैटर नहीं करता, आपकी हाइट, आपकी पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, आप कितने रिच हो, कितने पढ़े लिखे हो मैटर नहीं करता, एजुकेशन बहुत मैटर नहीं करती। काम आती है, हमारी एजुकेशन काम में आई इस बिजनेस में, लेकिन हमारे से कम पढ़े लिखे लोग हमारे से ज्यादा सक्सेसफुल हैं, खत्म हो गई बात। मैं कोई यहाँ पे टॉप सक्सेसफुल तो नहीं, मेरे से ऊपर बहुत दुनिया बैठी है जिन्होंने हमारे से बड़े बड़े बिजनेस बिल्ड किए हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से कम पढ़े लिखे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे थे। नोबेल प्राइज नॉमिनीज ने भी इस बिजनेस को बिल्ड किया हमारे से बड़े लेवल पे। नाइस। अनिल सर, मैं जब आपसे बातचीत कर रहा था पॉडकास्ट से पहले, तो एक वीडियो में मैंने नोटिस किया कि आपके घर में, ऑफिस में, आई एम नॉट श्योर, आपने एक विजन बोर्ड लगा रखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हैं आप? मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हर किसी इंसान के पास एक राइट है जो उसे एक्सरसाइज करना चाहिए टू डिजाइन हिज लाइफ। अपनी लाइफ को आप डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका कोई विजन नहीं है तो आप एक गेम खेल रहे हो जिसमें गोल पोस्ट ही नहीं है। तो विजन तो कोई होना ही चाहिए, कोई आपका गोल तो होना ही चाहिए। और विजन बोर्ड पे लगाने का फायदा ये है कि आपके माइंड में रहता है कि ये मेरे को करना है, और आपका माइंड पॉजिटिव रहता है और एक जगह पे अट्रैक्टेड रहता है, तो अट्रैक्शन रहती है कि ये मैं करूँगा। और जब आप इतना अच्छे से सोचते हो और जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते रहे तो मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, वो अपनी पावर को लगा के कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस, रास्ते क्रिएट करता है जिसमें वो चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरा, आपको बहुत अच्छा लगता है। मैंने इस बुक में एक एग्जाम्पल दी है, एक जिग्सा पजल की। एक बच्चा है, उसको जिग्सा पजल दे दिया और वो सारे, उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, वो सारे उल्टे कर दिए, फैल गए, यहाँ पे 100 ब्लॉक्स हैं, लेकिन उसको फोटो नहीं दिखाई कि बनना क्या है। उसको बोला बना, वो देख रहा है, उसको नहीं समझ रहा कुछ भी, क्या बने, कुछ वो नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा। उसको फोटो दिखा दी कि इससे ना एक एलिफेंट बनेगा, उसके साथ एक बच्चा खड़ा, उसको फोटो दिखा दी। अब जैसे वो उठाएगा तो उसको समझ आएगा इसको यहाँ आना है। ट्रू। दूसरा उठाएगा, इसको यहाँ आना है, क्योंकि उसने फोटो देख रखी है और फोटो को सामने रख दिया तो फिर और आसानी से बना लेगा। तो दैट इज विजन बोर्ड। हर रोज जो हमारा दिन है वो एक जिग्सा पजल की तरह हमारे पास एक ब्लॉक आता है, लेकिन उसको रखना कहाँ है वो तब पता लगेगा अगर विजन बोर्ड में पता हम बनाना क्या चाहते हैं। उसने जब रखे, जब 10 रख दिए ना, उसके बाद 11वां 12वां तो अपने आप फिट होता है। फिर तो लाइन लग जाती है, फिर तो सारे पता होते हैं कहाँ आने हैं, और आखिरी वाले तो 4-5 तो वैसे ही जगह ही वही बचती है, तो वहां लग जाते हैं। तो ये जिग्सा पजल जैसे सॉल्व होता है उस तरह लाइफ है। तो लाइफ का ये जो ब्लॉक्स हैं, ये हर रोज का दिन है और उस दिन का 1 घंटा है, और ये सारे दिन, हफ्ता, महीना जो भी काम होता है, कोई इंसान आपको मिलता है, आप मेरे को मिले, ये भी पजल का एक हिस्सा है। अब मेरा विजन जो है उसमें ये कहाँ फिट होगा, मेरे को दिख रहा है क्योंकि मैं विजन देखता हूँ, मैंने पिक्चर देख रखी है। तो बिना विजन बोर्ड के आप एक ऐसा जिग्सा पजल सेट करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी पिक्चर आपने नहीं देखी है। नाइस। तो अनिल नारंग जी कह रहे हैं कि विजन बोर्ड होना चाहिए और एक विजन आपके माइंड में होना चाहिए, और अगर आप उसे उतार सके किसी बोर्ड पर तो आपके लिए बेटर काम करता है। सर, किताबें पढ़ते हैं आप? बहुत। अच्छा, तो विजन बोर्ड, बुक्स पढ़ना, सेमिनार्स अटेंड करना, ये सब आप ये कह सकते हैं हम ये कि आपकी पर्सनालिटी में, आपकी सक्सेस में इनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअली क्या है कि
आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कैसे आप सोचते हो, वो आपका एक बिलीफ सिस्टम बनाता है। वो जो बिलीफ सिस्टम है आपका आपके बर्थ से बनना शुरू होता है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपकी पढ़ाई, आपके एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन विल पावर। वो आपका एक विजन क्रिएट करता है, आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और वो बिलीफ सिस्टम जो है वो आपको बताता है कि मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ। आपका सेल्फ इमेज बिल्ड होता है और सेल्फ इमेज आपको बताता है कि मैं यहाँ तक सक्सेस पा सकता हूँ। एंड सेल्फ इमेज वर्क्स लाइक ए थर्मोस्टेट। अगर आपका सेल्फ इमेज कहता है कि आप 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो या 5 लाख कमा सकते हो, तो जैसे ही आप उससे ज्यादा कमाने लगते हो वो वापस ले आता है। थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। सेल्फ इमेज को बढ़ाया जा सकता है, बिलीफ सिस्टम चेंज किए जा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि योर बिगेस्ट सक्सेस, द डोर टू दैट सक्सेस लाइज आउटसाइड ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। यानी कि जो आपकी बड़ी सक्सेस का दरवाजा है वो आपके बिलीफ सिस्टम में है ही नहीं, वो बिलीफ सिस्टम के बाहर है। आपको अपने उस होराइजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो बिलीफ सिस्टम को बड़ा करना होगा, उसको चेंज करना होगा, आपको अपना विजन बड़ा करना होगा, आपको अपना सेल्फ इमेज इंक्रीज करना होगा। कैसे होगा? इन्फॉर्मेशन से। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? इफ यू विल लिसन टू समथिंग, इफ यू विल हेयर समथिंग, तभी विजन बढ़ेगा। उसके लिए किताबें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, सेमिनार्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप जिन लोगों के जैसा बनना चाहते हो, जो लोग सक्सेसफुल उनको सुनते हो, तो आपको उनका थॉट प्रोसेस समझ में आता है। वो थॉट प्रोसेस धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस बनता है, आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करता है, आपके विजन को बड़ा करता है। और ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। बिकॉज इन ए बिजनेस वे वेयर देयर आर मोर पीपल, यू नीड टू बी कैरिज्मेटिक, यू नीड टू इंस्पायर देम, you need to be very caring. People don't care how much you know until they know how much you care. आप कितना केयर करते हो अपनी टीम की, उतने आपके साथ वो लोग जुड़े रहेंगे, और जुड़े रहेंगे तो लोगों से ही सक्सेस होती है दुनिया में। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में अकेले कुछ नहीं कर सकते। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कितने लोग आपके साथ हैं और कितने क्वालिटी लोग आपके साथ हैं। कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, और कितने लोगों की जिंदगी में आप फर्क डाल रहे हो, कितने लोगों को आप ज्यादा सक्सेसफुल बना रहे हो। अगर आप लोगों को सक्सेसफुल बनाते हो, आप अपने आप सक्सेसफुल बन जाते हो। इफ यू कैन मेक ए डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल, योर लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज। सब कुछ बदल जाता है। विच यू हैव वेरी ब्यूटिफुली डन इन योर लाइफ। आपने बहुत लोगों की लाइफ को एक इम्पैक्ट किया है और यू हैव हेल्प देम बिकम सक्सेसफुल, और बिकॉज दे आर सक्सेसफुल, सो आज आप सक्सेसफुल हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इफ यू कैन हेल्प इनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू विल ऑटोमेटिकली गेट व्हाट यू वांट। अनिल सर, इस पॉडकास्ट में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मुझे मिली है और बहुत अच्छी क्लैरिटी आपने हमारे व्यूअर्स को भी दी है कि बहुत सारे, मतलब देयर इज लॉट ऑफ की टेक अवेज फ्रॉम दिस, और आपने बहुत ही क्लियर शब्दों में बहुत अच्छे अंदाज में आपने इस बात को क्लियर किया है। लेकिन ये पॉडकास्ट इनकम्प्लीट है अनलेस एंड अनटिल आई टॉक अबाउट योर बुक अनशेकेबल। सर, ये सबसे पहले तो मैं किताब के बारे में बाद में जानना चाहूंगा। एक डायमंड आपने यहाँ लगाया है, सर इस डायमंड की क्या रिलेवेंस है यहाँ पर? एक्चुअली जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ना जी, तो इसके अंदर पिन लेवल्स होते हैं जी, और वो पिन लेवल्स बनते हैं बिजनेस के हिसाब से। ठीक है। हाउ वाइड यू आर एंड हाउ बिग यू आर, यानी कि कितनी आपकी विड्थ है और कितने वॉल्यूम है, तो उससे पिन लेवल बनते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज वो एक डायमंड का पिन लेवल यूज करते हैं टू क्रिएट ए सिग्निफिकेंट सक्सेस। यानी कि एक पिन मिलता है, अभी तो यहाँ पे वो लगाते हैं हम लोग बड़े शौक से अपने सेमिनार्स में, तो वो जो पिन है वो सिग्निफाई करता है एक बिजनेस को। ओके, इट्स वेरी सिंपल। सो rather than people saying that I want to create this sale with this big an organization, so they will say I want to go diamond in the business. So that is easier to understand कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। Like for example, कोई बंदा कहता है यार मैं चीफ इंजीनियर बनना चाहता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी, तो एक इंजीनियरिंग में या किसी भी बिजनेस में कुछ भी वो सोचता है, तो वो जो चीज़ है यहाँ पे डायमंड उसको सिग्निफाई करता है। आई वांट टू गो डायमंड इन द बिजनेस, तो वो डायमंड अट्रैक्ट करता है। इसलिए मैंने बाहर लगाया कि यार ये पिन आप पा सकते हो अगर आप इस किताब को अच्छे से पढ़ो और इसके जो मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं उसको अप्लाई करो अपने बिजनेस में। सर किसके लिए है ये किताब? ये किताब एक तो उन लोगों के लिए है जो इस बिजनेस में अभी नहीं है लेकिन इस बिजनेस को देखना चाहते हैं कि ये बिजनेस क्या कर सकता है, कितना काम करना पड़ेगा, क्या रिवार्ड मिलेंगे। तो बिगिनर्स हु आर नॉट इन द बिजनेस बट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट डायरेक्ट सेलिंग इज, उनके लिए
And also this is for the people who are in this business and want to make it very big and want to understand कि यार मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ क्या कैसे बड़ा किया जाए. तो ये दोनों तरह के लोगों के लिए हैं who want to join this industry and who are already part of this industry. राइट. क्या एक्सपेक्ट करेगा कोई इसमें? ऐसा आपने क्या शेयर किया है, कुछ आप शॉर्ट में बता सकते हैं? This book is about my own experiences. ओके. मैंने अपने एक्सपीरियंस जो मेरा 27 साल की जर्नी है जी. उसमें जैसे जैसे मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया जी. उस बिजनेस में करते हुए मेरे को जो स्ट्रगल्स जी. का सामना करना पड़ा, जो मुश्किलें आई और जो मैंने सॉल्व की और जो मैंने प्रिंसिपल्स अप्लाई किए और फिर मेरे को इस बिजनेस से क्या रिवॉर्ड मिले और वो कैसे मिले. तो ये बिजनेस बेसिकली, ये जो बुक है ये बेसिकली एक केस स्टडी की तरह है. एक केस स्टडी एक डायरेक्ट सेलर की. आई एम ए सिंपल डायरेक्ट सेलर जो इस बिजनेस में आया और जिसने सक्सेस ली. तो ये एक केस स्टडी है कि मेरी बिजनेस में क्या हुआ, मैं कैसे इस बिजनेस में आया और मैंने क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे और क्या मैंने बिल्ड किया और क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं इस बिजनेस में, क्या करना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ somebody wants to start from scratch from zero, वो अगर इसे पढ़ ले तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसे वो कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, किसके लिए है, क्या करना होगा टू गेट सक्सेस? वो सारी चीजें इस किताब में एक्सपेक्ट की जा सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा जो अभी स्टार्ट कर रहा है जी. या करना चाह रहा है या डबल माइंडेड जी. करूं या ना करूं. जी. तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि एक शुरू से लेकर एंड तक इस किताब को पढ़ लें तो उन्हें समझ में आ जाएगा क्या करना पड़ेगा, मीटिंग्स का क्या रोल है, प्रोडक्ट्स का क्या रोल है, क्या करना पड़ेगा, उसके सारा समझ में आ जाएगा. जी. अनिल सर, आपने इसे पर्सनली साइन और ऑटोग्राफ किया है किताब को और आपने बड़ा अच्छा लिखा है. आपने लिखा है कंसिस्टेंसी टुडे, फ्रीडम टुमारो. इसका क्या मतलब है सर? एक्चुअली हमारे बिजनेस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते. जी. शायद ये हर जगह लागू हो रहा है सर. हर जगह से हमारे बिजनेस में ज़्यादा इसलिए लागू होता है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऑफिस नहीं है, हाँ. शॉप नहीं है, हाँ. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई चीज़ खींच नहीं रही. आप एक दुकानदार को देखो कितना कंसिस्टेंट है. बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, ड्रोन जाएगा, शॉप खोलेगा, बैठेगा. ट्रू. शॉप खोलेगा, मत्था टेकेगा, भगवान को याद करेगा, बैठेगा, कंसिस्टेंट काम करता है. लेकिन वहाँ कंसिस्टेंसी उसको कुछ दे रही है. लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है. जहाँ जाएगा सुबह मत्था टेकेगा, बैठेगा, जाके कुछ नहीं है, कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है. इसलिए हमारे बिजनेस में कंसिस्टेंसी को टीच करना बहुत जरूरी है. इसलिए मैं लिखता हूँ, जब मैं किसी को ऑटोग्राफ देता हूँ, साइन करता हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ. दिस इज वन ऑफ दैम. तो ये मैं लिखता हूँ, कंसिस्टेंसी टुडे विल क्रिएट फ्रीडम टुमारो. हर बंदा चाहता है यार मैं कल को फ्री हो जाऊं, मैं रिटायर हो जाऊं, मेरे को एक अच्छी लाइफ हो. तो वो लाइफ बनेगी, लेकिन आज तो मेहनत करनी पड़ेगी. नो हार्ड वर्क, नो रिवॉर्ड्स, नो गट्स, नो ग्लोरी. काम तो करना ही पड़ेगा. सर, आपने बहुत अच्छे से हर चीज को कवर किया. दो चीजें मैं और बिफोर आई कंक्लूड द पॉडकास्ट में जानना चाहता हूं. एक तो ये, एक रियलिस्टिक टाइमलाइन कोई शख्स क्या लेके चलना चाहिए? वो क्या टाइमलाइन होगा कि आप एटलीस्ट बिफोर यू क्विट, आप एटलीस्ट इतना टाइम वो काम और वो आप करके देखो, जैसा आपको गाइड किया गया है उस तरीके से आप इस काम को करके देखो फॉर एटलीस्ट दिस मच टाइम. व्हाट इज दैट टाइम फ्रेम टू सी समवट सक्सेस? मिनिमम 2 years. मिनिमम 2 years. 2 साल डेडिकेटेड काम करके ही अपनी सक्सेस देखनी चाहिए, मैं कहाँ पहुंचा. लोग 1 महीने 2 महीने के बाद ही मेजर करने लग जाते हैं. ये सच है सर, ये सच है. 1-2 महीने में. आप एक बात सुनो, पढ़ाई आपको नहीं पूछा क्या करी है, अगर करी है तो ठीक है, पर हमने तो नहीं पूछा. आपका सर्टिफिकेट तो नहीं मंगाया, आपका एक्सपीरियंस हमने नहीं पूछा कितनी देर जॉब करी. आप कहीं पे जॉब अप्लाई करते हो, पढ़ाई क्या करी, एक्सपीरियंस क्या है, कितने साल के हो, क्या है. हमने आपकी इंटरव्यू नहीं ली, हमने आपको एक बिजनेस थमा दिया. अब यार आप इसमें आ गए हो, अब इमीडिएट आप इस महीने क्या आया वो कैसे देखने लग जाते हैं. तो 2 साल तो कम से कम फोकस्ड होकर सीखो, इसको काम करो. 2 साल के बाद एनालाइज करो यार मैं कहाँ पहुंचा हूँ, और 2 to 5 years में आप एक बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हो. लेकिन इतना देर तो कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा. 2 साल से पहले तो जज नहीं करना चाहिए इस बिजनेस को. राइट. अनिल सर, आपने ना ड्यूरिंग द पॉडकास्ट बात की QAS के बारे में, आपने क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी एक चर्चा की थी. थोड़ा सा और जानना चाहता हूं कि ये क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स क्या है और क्या जो लोग अननेसेसरीली फ्लैशी स्टफ करते हैं, क्या QAS उसे करने से रोकता है किस तरीके से? QS बेसिकली गाइडलाइंस हैं कि
हमारी जो मैसेजिंग है मार्केट में कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। तो हम अपनी टीम को ये टीच करते हैं, हमारी कंपनी हमें टीच करती है, हम उनको टीच करते हैं। और ये कंपनी के QAS है, हाँ, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स पूरी इंडस्ट्री के हैं, एक्चुअली इंडस्ट्री के। पूरी इंडस्ट्री के हैं कि यार कैसे बात करनी चाहिए। ठीक है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि जैसे प्रोडक्ट है, सबसे पहले प्रोडक्ट पे आते हैं, तो हमें कभी भी प्रोडक्ट को ओवर क्लेम नहीं करना चाहिए। जैसे हम ये ना कहें यार ये प्रोडक्ट खाओगे जिंदगी में बीमार ही नहीं होगे, ऐसे कभी होता है? या ये प्रोडक्ट खाओगे तुम्हारी तो यार हड्डियां ही लोहे की बन जाएंगी, कभी होता नहीं ना। तो हम ये प्रोडक्ट के ओवर क्लेम ना करें। सबसे पहली चीज़ तो प्रोडक्ट के बारे में है। हम कोई भी प्रोडक्ट, चाहे होम केयर हो, चाहे ब्यूटी हो, चाहे वो मैं आर्टिस्ट यूज़ करता हूँ ब्यूटी के प्रोडक्ट, अच्छे हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ सारे, लेकिन मैं कहूँ जी मेरी सेहत वहीं से बनी है, यार ये तो नहीं है ना। एक्सरसाइज भी करते हैं हम, है ना, जिम भी जाते हैं, है ना, दुनिया भर के और भी काम करते हैं, सारी चीज़ें मिलके ही बनती है ना सेहत। तो ओवर क्लेम प्रोडक्ट का गलत है, दैट इज कम्स अंडर क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। अब आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हम ये ना बोलें कि यार इसके जैसी दुनिया में कोई काम ही नहीं है यार, या ये जॉब तो यार क्या यार जॉब करते हो, कई लोग कहते हैं JOB, जस्ट ओवर ब्रोक, ये क्या नॉनसेंस है। अरे जॉब से दुनिया ने कमाल कर रखी है। नहीं, बेसिक मॉडल क्या है, मैंने किस लिए पढ़ाई की थी? नौकरी करने के लिए। मेरे फादर ने मेरे को जब पढ़ाया, उन्होंने कहा यार सिविल इंजीनियर क्यों बना था? मैं जॉब करने के लिए, और जॉब ने मेरा कैरियर बिल्ड किया। तो हमारे बच्चे, दुनिया भर के बच्चे, जनरेशन कितनी अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को अंडरमाइन ना करना, दैट इज QS, कि हम क्यों किसी को बुरा कहें, वो कोई बुरा कहाँ से हो गया यार। और दूसरी बात है, ये बिजनेस सबसे अच्छा कैसे हो गया है? ये कोई ऐसी कौन सी चीज़ है, ये अलादीन का चिराग तो है नहीं ये, कि इससे अच्छी कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है यार, ये तो कमाल ही कर देगा, इसको करोगे तो बस दुनिया में राजा बन जाओगे, इसको करोगे तो मर्सिडीज अपने आप आ जाएंगी, घर अपने आप आ जाएंगे, ऐसा कुछ होना ही नहीं है। तो क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड ये कहता है पहले काम बताओ, फिर रिजल्ट बताओ क्या लेके आने होंगे, और फिर बताओ उस रिजल्ट के क्या पैसे आएंगे या क्या इनकम होगी। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड है कि हम ओवर क्लेम ना करें अननेसेसरी, और लोगों को मिसगाइड ना करें। जेन्युइन बता, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, ये सिंपल बिजनेस है, आपके पास ये राइट है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिजल्ट आप लाओगे, ये इनकम होगी। एक ही इस बिजनेस की खासियत है जो नॉर्मली कहीं और नहीं मिलती है। वो ये है कि मान लो मैं किसी ब्रांड के साथ काम करना चाहता हूँ, तो वो ब्रांड मेरे से फ्रेंचाइज फीस मांगता है। यहाँ पे मैं ब्रांड के साथ काम करता हूँ, पैसा नहीं मांगते, ठीक है। दूसरी बात है, मैं कोई बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइज ले लेता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक पावर देते हैं, सेल की पावर, माल बेचो पैसे कमाओ, माल बेचो पैसे कमाओ। अगर मैं डोमिनो की फ्रेंचाइज लेता हूँ, पिज़्ज़ा बेचो पैसे कमाओ, पिज़्ज़ा बेचो पैसे कमाओ। अगर मैं किसी कॉफ़ी ब्रांड की फ्रेंचाइज लेता हूँ, कॉफ़ी बेचो पैसे कमाओ, कॉफ़ी बेचो पैसे कमाओ। लेकिन वो मेरे को नेटवर्क नहीं बनाने देते, नेटवर्क खुद बनाते हैं। तो ब्रांड खुद को एक्सपेंड करने के लिए नेटवर्क बनाता है, मेरे को सिर्फ माल बेचने की पावर दे देता है। ये बिजनेस यूनिक है। यहाँ पे ब्रांड भी है, सेल भी कर सकते हो, नेटवर्क भी बना सकते हो। ये चीज इस बिजनेस को यूनिक बनाता है। मेरे पास ब्रांड भी है जबरदस्त, उसी लेवल का ब्रांड है जैसे डोमिनो, मैकडोनल्ड, एप्पल, इस तरह के ब्रांड है मेरे पास, जिन्होंने 70-50 साल इस दुनिया में एग्जिस्ट किया। वो ब्रांड बेचता हूं मैं, वो ब्रांड को सेल की पावर भी है, लेकिन एक यूनिक पावर जो कहीं और नहीं मिलती, कि मैं नेटवर्क भी बना सकता हूं, उस नेटवर्क की टोटल सेल पे पैसे कमा सकता हूं। अब मेरे को बताओ कौन सा ब्रांड है जो कहेगा यार दुकान खोल ले फिर आगे खोलने लग जा, खुद खोलते रहते हैं। किसी भी ब्रांड का ग्रो करने का तरीका तो यही है ना, फ्रेंचाइज बनाते रहो। यहाँ पर वो पावर आपको मिलती है। सर जैसे जैसे आपसे इस पॉडकास्ट में मैं उतरता जा रहा हूँ और मुझे ये क्लैरिटी मिलती जा रही है कि आपने बहुत सही वर्ड यूज किया था शुरुआत में, मिसअंडरस्टूड। इट्स अ वेरी मिसअंडरस्टूड बिजनेस, मिसअंडरस्टूड इंडस्ट्री, और शायद this conversation helps a lot of people gain clarity. अनिल सर, आप इस बिजनेस पर अपनी वाइफ के साथ हैं। तो what is the secret, I want to understand, of a successful marriage like yours? देखो, इस बिजनेस में ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, हस्बैंड वाइफ क्या पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। हमारे कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे, हस्बैंड वाइफ सारे इन्वॉल्व हैं। हम लोग अभी एक इवेंट करके आए तो उसमें सारी फैमिलीज आई हुई थी, बच्चे भी आए हुए थे। तो इस बिजनेस में मजा क्या है कि इस बिजनेस में इसकी नेचर ऐसी है कि आप टीम बिल्ड करते हो, और टीम्स जो आती हैं उसमें भी फैमिलीज होती हैं।
आप पर्सनली बहुत बड़े सेल्स नहीं क्रिएट करते इस बिजनेस में, क्योंकि जहाँ जो चीज़ क्रिएट करनी होगी वहाँ टाइम लग जाएगा। टाइम तो लिमिटेड है ना, 24 घंटे ही, उसमें सोना भी है, काम भी करना है। तो जहाँ पे सिर्फ सेल्स क्रिएट करनी होती है तो वहाँ पे सेल्स में आपका समय लगेगा, तो वहाँ पर आप नेचुरली अकेले ज़्यादा काम करोगे। आपको जाना है, लोगों से मिलना है, सेल्स क्रिएट करनी है। लेकिन यहाँ पे वो सेल्स क्रिएट करने का पार्ट तो है, लेकिन वो बहुत ही एक छोटा सा पार्ट है। मेरी पर्सनल सेल अगर आप पूछो महीने में कितनी होती है, तो मैं सोच सकता हूँ अराउंड 50,000 पर मंथ मेरी पर्सनल सेल होती है। 50,000 रुपये महीने की मेरी सेल है। ये 50,000 रुपये महीने का सामान कहाँ जा रहा है, इसमें से कुछ पार्ट हम यूज करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट इस 50,000 में है जो कि बिक्री हो रही है। करीब 20 कस्टमर है हमारे जो पक्के कस्टमर हैं, उनको सामान चाहिए, वो हमारे से लेते हैं, हमें फ़ोन करते हैं ऑर्डर लगा दो। कल रात को भी मैंने एक ऑर्डर लगाया, आते रात को सोने लगा था, मेरी वाइफ ने कहा वो रह रहा है, मैंने लगा दिया। तो बड़ा सिंपल काम है, हम वेबसाइट खोलते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, कंपनी उनके घर में डिलीवर करती है। कितना सिंपल मॉडल है, हमने लॉजिस्टिक का ध्यान नहीं रखना, कुछ नहीं करना। तो सेल्स का पार्ट है इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, फाउंडेशन है इस बिजनेस की, लेकिन वो कम समय लेता है। लेकिन मेजर जो हमारा टाइम जाता है वो टीम बिल्डिंग में जाता है। और टीम बिल्डिंग में जब हम टीम बिल्ड करते हैं जिससे हमारे वॉल्यूम बड़े होने हैं, तो उस टीम बिल्डिंग में सारी फैमिलीज हैं। तो जब फैमिलीज हैं तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम भी हस्बैंड वाइफ एज ए हस्बैंड वाइफ जाएंगे, तो ये बड़ा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ लेडीज एक दूसरे को मिलती हैं। और लेडीज ना रिलेशनशिप बिल्डिंग में थोड़ी ज़्यादा मास्टर होती है। जहाँ मेरे को तो नाम भूल जाता है कई बच्चों का, मेरी वाइफ को कभी किसी का नाम नहीं भूला, किसी की एनिवर्सरी नहीं भूली, किसी का बर्थडे नहीं भूला। वो मेरे को बताते कि आज उसकी एनिवर्सरी, आज उसका बर्थडे है, तो मैं कहता मैं ही फ़ोन कर दूँ। अब हम लोग इतने डिपेंडेंट हो गए अपनी वाइफ पे कि हमने सोच लिया ये तो रखी रही है, तो हमें उससे और बाहर हो गए, तो हम और बाहर होते रहे, और बाहर होते तो हमें बिल्कुल ही भूल गई। तो ये जो बिजनेस है इसमें रिलेशनशिप ड्रिवन बिजनेस है। इसमें बहुत सारा बिजनेस रिलेशनशिप से बनता है, मजे से बनता है, फन है इसमें लुत्फ है बहुत जबरदस्त। हमारे इवेंट्स में डांस होता है, मस्ती होती है, लुत्फ होता है। तो लोग हमें पूछते हैं यार करने तो तुमने सेल है, ग्रेट तो तुमने वॉल्यूम करने हैं, तो तुम ये डांस क्यों करते रहते हो? जब स्टेज पे आते हो डांस शुरू कर देते हो, मैं जा जाता हूँ गॉगल्स लगाता हूँ, डांस करता हूँ। मैंने कहा यार ये बिजनेस जो है ना इसमें सेल्स तो थोड़ी सी है, लेकिन ये जो एसोसिएशन है, जब एसोसिएशन है तो मजे लेंगे ही ना। फिर जब लोग लोगों के साथ मजा है। आप सोचो आपको एक 5 स्टार में भेज दिया गया, लेकिन आपको बोला यहाँ 1 हफ्ता आपके लिए 5 स्टार बुक है, इसमें रहोगे, लेकिन रहना अकेले, मजा खराब हो जाएगा, 5 स्टार भी चुभने लगेगा। और आपको बोला यार आप एक ऑर्डिनरी होटल में चले जाओ, 3 स्टार 2 स्टार में विद योर फैमिली और विद योर फ्रेंड्स, और साथ वाले आपके 5 कमरे बुक हैं, 5 आपके दोस्त हैं, तो क्या लोग। अभी हम लोग एक इवेंट करके हैं, 150 रूम सारे बुक, पूरा रिजॉर्ट बुक, सारे बंदे अपने, हो गई ना गेम चेंज। अब जब इतने बंदे इकट्ठे होंगे और करना कुछ नहीं है खास, सेल तो सारे 30-30 40 जारी कर रहे हैं ना, सारे इतनी कर रहे हैं, लेकिन मिलके बड़ी सेल हो रही है। तो फिर जब इतने लोग होंगे तो क्या मस्ती होगी, क्या लुत्फ होगा। नो डाउट, दुनिया तो बनी लोगों से। एब्सोल्युटली सर। सो लाइफ पार्टनर अगर आपका आपके बिजनेस में साथ है, माय वाइफ इज आल्सो विद मी इन दिस बिजनेस, हम साथ काम करते हैं, तो एक यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मजा ही, और उसमें मजा अलग ही आता है, मजा अलग है, टोटली लाइफ का एग्री मजा सर। अलग है। अनिल सर, क्या बातों बातों में कुछ ऐसा मुझे हिंट आ रहा है कि क्या ये बिजनेस हाउसवाइफ्स के लिए बेटर है? जैसे थोड़ा मैं समझ जाता हूँ, हाउसवाइफ्स है, स्टूडेंट्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ये कुछ कैटेगरीज है हम कह सकते हैं। किसके लिए आप इसे ज्यादा सही मानते हैं? सबके लिए सही, थोड़ा ज्यादा आप एडेड एडवांटेज किसके लिए मानते हैं? हाउसवाइफ्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए? मैंने ये देखा है कि इस बिजनेस में स्टार्ट चाहे कोई भी करे, लेकिन जनरली जब दोनों हस्बैंड वाइफ इन्वॉल्व होते हैं तो ये बिजनेस सबसे बढ़िया चलता है। एज ए कपल ये बिजनेस सबसे बढ़िया चलता है। लेकिन ड्राइवर हमेशा जनरली एक बंदा थोड़ा सा ज़्यादा ड्राइवर होता है। बहुत बड़ी सक्सेस पाने के बाद दोनों ड्राइव करने लग जाते हैं, लेकिन इनिशियली मैंने हमेशा देखा है 1 ड्राइवर एंड 1 को पैसेंजर, लेकिन वो साथ में आ जाए तो कमाल है। तो पहली चीज है एज ए कपल करना चाहिए इस बिजनेस को। दूसरी चीज है कि स्टार्ट कौन कर रहा है, तो स्टार्ट किसने किया इससे मैटर नहीं करता। हमारे बिजनेस में बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, वो आगे आई, हस्बैंड बाद में आए, बहुत रिलक्टेंट थे, बहुत मुश्किल से आए, कई तो 2-2 साल के बाद आए, लेकिन उन्होंने हाउसवाइफ से स्टार्ट किया, लेकिन वो इस बिजनेस को बिल्ड कर गई। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत यंग एज में इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जब वो अकेले थे, उनकी शादियां इसी बिजनेस में आके हुई, इसी बिजनेस में आके बाद में इसी बिजनेस से कई बार तो उनको मैच मिले, तो उन्होंने भी बहुत बड़ा बिजनेस किया, स्टूडेंट्स ने भी बहुत बड़ा बिजनेस किया। लेकिन इस बिजनेस में जो बॉटम लाइन है वो ये है कि एक ऐसा बंदा जो
जिसके अंदर थोड़ी कुछ ज़ील हो, जिसके अंदर कोई तमन्ना हो कुछ बड़ा करने की, और जो मेहनत करने को तैयार हो, और जो सर्कमस्टांसेस से डरे नहीं। और इस बिजनेस में मुश्किल समय आएंगे, नेगेटिविटी आएगी मन में, ऐसा लगेगा बहुत टफ हो गया, लोग मना करेंगे, लोग जल्दी जल्दी बिजनेस में आते नहीं, आ जाएंगे फिर काम नहीं करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ होंगी वो पूरी नहीं होंगी। तो वो सारी चीज़ों से जो फेस करने को तैयार है, उसमें डटा रहने को तैयार है, डटा रहना पड़ेगा, गट्स दिखाने होंगे, आगे बढ़ के रहना होगा, झंडा उठाए रखना होगा। और ऐसा बंदा जिसके अंदर ज़ील है, जस्ट है, और कंसिस्टेंटली काम करने को तैयार है, तो वो कामयाब हो सकता है। हस्बैंड वाइफ आई है तो हस्बैंड जुड़ जाएगा, आप अगर डटे हो तो वो भी जुड़ जाएगा। सर, आज अगर आप काम बंद कर दें, आप कुछ ना करें, क्या फिर भी आप कमाते रहेंगे? इनडायरेक्टली मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है इस बिजनेस में कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद अगर हम कुछ ना करें, बट जैसे जॉब में हम रिटायर हो जाते हैं, तो भाई हमने कर लिया, अब हम रिटायर हो गए, क्या फिर भी हमारे पास पैसा आता रहेगा? ऐसा है? दो पार्ट हैं इसके आंसर के। पहला तो ये है कि जिन लोगों को हम इस बिजनेस में ले आए, चाहे वो आज से 25 साल पहले लाए थे, चाहे वो आज से 20 साल पहले लाए थे, और जिनको हमने बिल्ड किया या जो खुद बिल्ड हो गए, जिनको सिस्टम ने बिल्ड किया, पूरा सिस्टम है ना, ऑर्गेनाइजेशन, पूरी इंडस्ट्री है, वो बिल्ड हो गए, हमारे जैसे वो भी लीडर बन गए। तो अब उनसे जो हमें पैसे आ रहे हैं, वो तो अब खुद ही हमारे से भी बड़े लेवल कर गए, हमारे जैसे कर गए, तो वो तो बंद हो ही नहीं सकते, राइट। अब जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे स्पॉन्सर ने, जिसने मेरे को स्पॉन्सर किया था, उनको तो मेरी मुलाकात नहीं होती है, बहुत कई सालों के बाद कभी बात होती है, तो उनको तो कुछ पैसे जा ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ तो करते रहना पड़ता ही है। अगर आप बोलोगे कि हम बिल्कुल ये एक स्कीम बन गई है जी, हम तो वेले हो गए हैं जी, अब तो आते ही रहेंगे पैसे, आते ही रहेंगे पैसे, तो वो उसकी बजाय मैं ये कहूँगा कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू कीप डूइंग समथिंग, व्हाई नॉट। काम करते रहो कुछ ना कुछ, लेकिन ये है कि रिपीटेड आपने अपना बिजनेस सेटअप किया, उसमें कुछ आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके साथ पूरे जुड़ गए, अब वो नहीं छोड़ रहे और वो सीख भी गए, तो आपको उन्हें ज़्यादा बताना भी नहीं पड़ता, तो फिर भी बिजनेस चलता है। तो बेसिकली क्या है, पैसे आते हैं रिजल्ट के, ना कि लोगों के, पैसे आते हैं रिजल्ट के, और रिजल्ट हमेशा लोग लाते हैं। रिजल्ट तो दुकानें नहीं लाती ना, रिजल्ट तो दीवारें नहीं लाती, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजल्ट नहीं लाता, दुकान से थोड़ी ना सी बिक्री होती है, शोरूम से थोड़ी होती है, लोग बिक्री करते हैं, लोग खरीदते हैं। तो अगर बिक्री होती रहेगी तो पैसे आते रहेंगे, ये श्योर है, और बिक्री होती रहेगी वो भी श्योर है, अगर आपने ऐसे लीडर बिल्ड कर दिए हैं। इसीलिए हम इस बिजनेस को, अगर वन लाइन कोई पूछे व्हाट इज दिस बिजनेस, तो मैं ये कहता हूँ दिस बिजनेस इज ए लीडरशिप डेवलपमेंट बिजनेस। तो आपको लीडर बिल्ड करने हैं विद रेफरेंस टू दिस बिजनेस। लीडर पॉलिटिकल लीडर नहीं बनाने हैं, आपको कोई ऐसे नेता नहीं बनाने जो बहुत बड़े नारे लगा सकते हो, बट यू हैव टू डेवलप लीडर्स who are good at building this business, who can create volumes, and if those leaders, whether you have built it or they have become good leaders, अगर वॉल्यूम होते रहेंगे पैसे आते रहेंगे, वेरी सिंपल बात है। मॉडल पे डिपेंड नहीं करता, प्लान पे डिपेंड नहीं करता, लीडरशिप डेवलपमेंट बिजनेस है। अनिल सर, आपने कंप्लीट क्लैरिटी दी है इस पॉडकास्ट में, रियली वांट टू थैंक यू। आपने इतना अच्छा समय निकाला इस पॉडकास्ट में, आपने वो सब कुछ बहुत ही क्लियरली और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने, बिना किसी सो कॉल्ड हवाबाजी जो जो सोशल मीडिया पे बदनाम है उसके बिना आपने लगभग पूरी क्लैरिटी दी, मेरे सभी सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए। आई रियली वांट टू थैंक यू कि आपने अपना समय निकाला, इस पॉडकास्ट में आप आए। सर, बिफोर वी एंड, आपका कोई ऐसा मैसेज है जो इस पॉडकास्ट के अंत में आप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, जो डायरेक्ट सेलिंग, जो बहुत उत्सुकता के साथ इस पॉडकास्ट को जिसने सुना है, आपका कोई मैसेज है सर उनके लिए? पहले तो वो लोगों के मैसेज से पहले मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूँ, थोड़ी सी आपकी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। यू आर ए वेरी यूनिक पर्सन। आपसे मुलाकात तो बहुत कम हुई है, लेकिन बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। आप बहुत ही टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग और फोकस्ड एंड सक्सेसफुल पर्सन हो, तो आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। आपकी टीम में हमें बुक को पब्लिश करके बहुत मज़ा आया। स्पेशली आई वुड लाइक टू नेम रिद्धिमा, जो हमारी 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। शी इज़ वेरी प्रॉम्प्ट, उन्होंने बहुत बढ़िया से हमें सर्व किया और बहुत ही मज़ा आया इस बिजनेस, इस बुक को पब्लिश करने में। तो आपके साथ बहुत ही एंजॉय किया हमने इस बुक की पब्लिशिंग को, और आगे से भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। श्योर सर। आई एम नाउ रिगार्डिंग मैसेज फॉर द व्यूअर्स ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो उनके लिए एक ही मैसेज है, दैट दिस
industry is very unique. This has tremendous power. एक ऐसा इंसान जो मेहनत करने को, कुछ बेटर इंसान बनने को रेडी है, सीखने को तैयार है, फोकस्ड होके 2 से 5 साल इस इंडस्ट्री को देने को तैयार है, तो ये इंडस्ट्री उसको निराश नहीं करेगी. इस इंडस्ट्री में वो पावर है कि जो उसके एस्पिरेशंस हैं, जो उसके गोल्स हैं, वो इस बिजनेस से पूरे कर सकता है. ही विल हैव टू परस्यू एक्सेलेंस एंड एक्सेलेंस विल रिवॉर्ड हिम. थैंक यू वेरी मच सर. मुझे लगता है आप जैसे लोगों को बहुत, इनफैक्ट आप ऑलरेडी हैं, बट आई थिंक आप जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा विजिबल होना चाहिए, ताकि एक जेन्युइन जो पर्सनालिटी है, एक जेन्युइन जो माइंडसेट है, वो लोगों के सामने आ सके, उन प्रॉस्पेक्ट्स के आगे आ सके जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं. Anil sir, thank you so much once again. It was a pleasure having you, and wish you all the best for your book Unshakable. ये किताब we wish it does really well. और initial कुछ reviews आने शुरू हो गए हैं इस किताब के, जो कि बहुत ही encouraging है, बहुत ही अच्छे हैं. We wish you all the very best, sir. Thank you very much for coming. Thank you, Thank you very Nitin. Thank you very much. Thank you, sir.